करते हैं अच्छे उतने नहीं होंगे जितना होना चाहिए। आपने लगातार पिछले 2-3 महीने में इतनी सारी समस्याएं देखी हैं, इतनी सारी बातें सुनी हैं कि 100% सीटें बिक रही हैं कि पढ़ने तक का मन खत्म हो गया है। बट अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पढ़ा रहे हैं। और मैंने एक बात हमेशा कही है कि पढ़ाने की सार्थकता तभी है जब हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा पाएं। मैं सिर्फ पढ़ाता रहूं पूरे दिन रात, आज मुझे मालूम है कि मेरा कितना वक्त उन सारी चीज़ों में जा रहा है जो मैं चाहता हूं कि आपके लिए कुछ रास्तों को सुगम बना पाऊं। उस बीच में पढ़ाना भी मेरी एक जिम्मेदारी है जो मुझे निभानी है, क्योंकि मैं वैसे मूलतः शिक्षक ही हूं और मेरा काम ये होना भी चाहिए। लेकिन क्या करें, सरकार के लोग जो सोए हुए हैं उनको जगाना भी आज हमारा काम हो गया है। बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चल रही हैं। पहली बात तो ये है सबके, सीजीएल कब होगा? क्या सीजीएल 9 सितंबर से होगा? तो इस बात का जवाब है कि नहीं, सीजीएल 9 सितंबर से नहीं होगा। फिर सीजीएल कब होगा? सीजीएल अभी तक सही मायने में एसएससी को भी नहीं पता कि कब होना चाहिए। अभी तक वो सोच रहे थे कि ले लेते हैं 8 सितंबर से ले लेते हैं। अब वो सोच रहे हैं कि नहीं नहीं यार, 4-5 दिन आगे बढ़ा लेते हैं, 12 तारीख से ले लेते हैं। अगर आप किसी सेंटर वाले से पूछेंगे तो वो कहेगा कि हमें बताया गया है 13 तारीख से सीजीएल का एग्जाम होगा। अगर आप एसएससी के किसी से पूछेंगे तो वो पता चलेगा कि वो 12 और 15 सोच रहे हैं कब लेना है। यानी एक इतनी बड़ी परीक्षा जहां 30 से 32 लाख लोगों का भविष्य लटका हुआ हो या डिपेंड हो कि उसमें से कुछ लोग जाके बाद में भारत के भविष्य में भी अपनी भूमिका निभाएंगे, वहां हमारा आयोग अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो परीक्षा कब होगी। परीक्षा का इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता, जहां अभी तक 32 लाख तैयारी कर रहे लोगों को यह नहीं पता है कि कब उनके हाथ में पेपर दे दिया जाएगा। कोई नोटिफिकेशन नहीं है। इन्होंने कहा था कि हम सितंबर फर्स्ट वीक में एग्जाम ले लेंगे, तो क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि फर्स्ट वीक में अगर नहीं हो रहा है तो एक इंटीमेशन वेबसाइट पे दें और बताएं कि हमने एग्जाम को इतना आगे और बढ़ा दिया है, किन वजहों से हमने एग्जाम बढ़ा दिया है। एग्जाम का एक पूरा कैलेंडर होता है, तैयारियां होती हैं, सिर्फ कराने वालों की नहीं, करने वालों की भी तैयारी होती हैं। आज शिक्षक भी दिशाहीन है, बच्चे भी दिशाहीन है, और कमाल की बात है एक आयोग जिस पे इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी है वो भी अपने आप में दिशाहीन है। क्या कर सकते हैं हम लोग? हमारे आपके हाथ में क्या है ही बताइए? कुछ भी तो नहीं है। इंतजार कर सकते हैं। कुछ चीजें जो आपको लगता है कि होनी चाहिए थी, मैं एक एक चीज पे आपके जवाब भी दूंगा और बहुत आराम से और शांति से जवाब दूंगा। उसके बाद 25 क्वेश्चन भी कराऊंगा और उसके बाद बताऊंगा भी कि अभी आपको मॉक किस तरीके से मिलेंगे, क्योंकि मेरा मैक्सिमम टाइम इसी चीज में जा रहा है। और एक दुख की बात और है, आजकल मुझे लगता है भारत सरकार को ये टेलीग्राम भी बंद कर देना चाहिए। आज बच्चों को भी मैं पहले कभी इतना नहीं जानता था जितना इस दौर में जान पाया कि आप भी कितने अच्छे हैं। आपका दिमाग कितनी टेलीग्राम, कितनी यूट्यूब, कितनी इंस्टाग्राम की गुलामी कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि हम सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल लगाएंगे और पीआईएल लगाई। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका है और जब वहां पे कोई पीआईएल लगती है तो कुछ डिफेक्ट आते हैं, हमेशा आते हैं। आप अगर रिट पिटीशन भी लगाते हो तो उसमें भी कुछ डिफेक्ट्स आते हैं और डिफेक्ट्स क्लियर होते हैं। लेकिन हमारे बच्चे क्या करते हैं, हमारे बच्चे नहीं, इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि ऐसे बच्चे जो बच्चे बनाए गए हैं वो क्या करते हैं कि ग्रुप में आके अपडेट करेंगे पीआईएल रिजेक्ट हो गई, तो जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं वो भी उस पर रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। अगर आप सही मायने में अपने दिमाग को सही रखना चाहते हो, संतुलित रखना चाहते हो, पागल नहीं होना चाहते हो, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ऐसे तमाम ग्रुप्स को छोड़ दीजिए और सोच लीजिए जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि आपकी जिंदगी के 24 घंटे में 12 घंटे सिर्फ इसी बात पे जा रहे हैं कि अब YouTube पे क्या हो रहा है, अब टेलीग्राम पे क्या हो रहा है। मैं ये समझता हूं आपका दर्द, क्योंकि आप पूरी तरीके से असहाय हो चुके हैं, आपके पास कोई राह नहीं है। तो आप एक छोटी सी किरण की आस में टेलीग्राम में भटक रहे हैं, आप एक छोटी सी किरण की आस में यूट्यूब पे भटक रहे हैं। कोई आपको कह देता अच्छा पीआईएल रिजेक्ट, आप वहीं पागल होने लगते हैं। आपका पेशेंस खत्म, ऑलरेडी ब्लिंकिट और जेप्टो ने कर ही दिया, इंस्टामार्ट ने कर ही दिया, वो आपके पास है नहीं। फिर क्या होता है, उससे एक नेगेटिविटी फैलना चालू हो जाती है। और मेरा नंबर ऑलरेडी पब्लिक हो गया है। जब मेरा नंबर पब्लिक हो गया है तो वो मैसेजेस मेरे पास आते हैं। उस नेगेटिविटी में रह करके मैं किस तरीके से अपने आप को पॉजिटिव रखता हूं, आप मेरे एंड पे भी सोचिए।
आप ये समझ लीजिए कि आपकी इस लड़ाई से बहुत सारे लोग पीछे हट चुके हैं, बहुत सारे लोग बाहर जा चुके हैं। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि कोई भी हक की लड़ाई की मंजिल की तलाश में तो है ही नहीं, और पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मैं पहले भी बता चुका हूं कि कोई नहीं चाहता चीजें ठीक हो। मकसद सिर्फ एक ही है, चर्चा में आना। तो आप अगर मुझे इस तरीके से टेंशन देंगे तो मैं कैसे आपकी लड़ाई लड़ पाऊंगा? अब आप जवाब दीजिए, जो लोग ये हंगामा काट रहे थे कि पीआईएल रिजेक्ट हो गई, अब तो पीआईएल एक्सेप्ट हो गई, जो भी डिफेक्ट थे वो क्लियर हो गए, और मोस्ट प्रोबेबल थर्सडे को लिस्ट हो जाएगी। अब जो पीआईएल थर्सडे को लिस्ट होगी, आपने सोचा है मेरे ऊपर कितना बड़ा प्रेशर है कि मैं कितने सारे एडवोकेट से मिलूं, मैं ये कोशिश करूं। क्या कोई अभी ये कहने आया है, देश में इतने बड़े बड़े शिक्षक हैं जिनकी कंपनियां 17,000 करोड़, 8,000 करोड़, 800 करोड़ और 100 करोड़ की कंपनियां हैं। आपने उन शिक्षकों को जाके बोला कि आप उस पीआईएल में फाइनेंशियली मदद करिए ताकि हम देश के बड़े बड़े लॉयर्स के साथ जा पाए? क्या मेरे पास एक शिक्षक का मैसेज नहीं आया है? और आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि कभी हम बच्चों से पैसा लेंगे, हम खत्म हो जाएंगे लेकिन आपसे पैसा कभी नहीं मांगेंगे। आपकी जिम्मेदारी इतनी तो है कि जो बड़े बड़े शिक्षक बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप उनको जाकर के ये कहें कि भाई आप इस चीज में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं। परसों ये पीआईएल लिस्ट होगी तो अगर हमें किसी भी बड़े से बड़े वकील को लेके जाना है, हम नहीं चाहते कि हमारी हार किसी भी पॉइंट पे हो, जो सड़ा हुआ एग्जाम सिस्टम है वो सुधरे और वो बात न्यायपालिका में ठीक तरीके से रखी जाए। तो आप उसके लिए कोशिश करिए। आप ये टेलीग्राम में भटक के इधर उधर की अफवाहें, अभी इतने सारे टेलीग्राम चैनल बने, कोई आया इस टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। देखिए, मैं फिर से सबसे ये कहना चाहता हूं कि पहले कुछ करके दिखाइए। करके दिखाना वाकई बहुत मुश्किल है। एक बच्चा लिख रहा है, मैं आज सबके जवाब दूंगा, अभी स्टार्टिंग के 15 मिनट में सिर्फ जवाब ही दूंगा। एक बच्चा ये लिख रहा है कि सर, गर्दनी बाग में आंदोलन हुआ था और बिना परमिशन के हुआ था। तो मैं दो चीजें यहां पे आपसे पूछता हूं कि उस गर्दनी बाग के आंदोलन का रिजल्ट क्या था, आप मुझे बता सकते हैं? सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव मांग थी कि बीपीएससी कैंसिल हो एग्जाम और री एग्जाम हो, वो भी नहीं माना गया। तो किसी फेल हुए आंदोलन से आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। कोई सफल आंदोलन मुझे बताइए जिसका निष्कर्ष निकला हो, जिसका कुछ फायदा हुआ हो, वो आप मुझे बताइए, मुझे मत बताइए। और मुझे कोई परमिशन या इन बातों की अगर होती तो मैं डीओपीटी के बाहर नहीं जाके खड़ा हो जाता शिक्षकों के साथ। तब मैंने नहीं कहा था ना परमिशन चाहिए, वो रामलीला मैदान था, आंदोलन के लिए ही बना है। तो वहां पे अगर परमिशन होती तो हम धीरे धीरे करके 30-40 हजार लोगों को जोड़ लेते। मेरी बात को आप समझा करिए, जो मैं कहता हूं उसको गलत दिशा में मत भटकिए। मैं ये चाहता था कि ये सब हो, लेकिन ठीक तरीके से हो। अगर बिना परमिशन के करना होता तो फिर हम रामलीला मैदान नहीं जाते, या 10 से 5 करना होता तो हम जंतर मंतर जाते और वहां पे हमारी 6-7 हजार की भीड़ एक बड़ा इंपैक्ट डालती। मैं फिर से आपसे एक बात कहूंगा कि जब भी छात्रों का आंदोलन होगा और अगर उसको शिक्षकों द्वारा ड्राइव किया जाएगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उस मंच पे लाया जाएगा, तो वह आंदोलन कभी सफल नहीं होगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं कि कोई नहीं चाहता कि सरकार हमारी बात मान ले। मान लेगी तो इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो ये आंदोलन जितने भी सफल हुए 2013, 2017 सीजीएल के, ये सब बच्चों द्वारा ही आयोजित हुए। बच्चों ने अपनी मांग रखी। बच्चों का इतना क्लियर और क्लीन इंटेंशन था कि वो इस एग्जाम सिस्टम में रिफॉर्म चाहते थे। हम वो बात सरकार तक नहीं पहुंचा पाए। सरकार को तो इतना सा बहाना चाहिए किसी भी चीज को खत्म करने के लिए, किसी भी इंटेंशन को गलत साबित करने के लिए। हमें ये चीज भी समझनी पड़ेगी। हम 1947, हम अन्ना के 2012 के आंदोलन को इन आज के युग में होने वाले आंदोलनों से कंपेयर नहीं कर सकते। आप मेरी बात समझिए, मेरे दर्द को समझिए, नहीं कर सकते। आज दूसरी सरकारें हैं, उनको सिर्फ एक पॉइंट चाहिए हमें गलत साबित करने के लिए। तो हम क्यों करेंगे वो गलती? हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी आप सबसे यही गुजारिश है, मैं नाम लेकर के भी शिक्षकों से गुजारिश करता हूं, देश के इतने बड़े शिक्षक, चाहे वो खान सर हों, चाहे अलक पांडे सर, चाहे विकास दिव्य कीर्ति सर,
चाहे अवध हो जा सर, ऐसे शिक्षक, और चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो करियर विल हो, चाहे वो अड्डा 247 हो, चाहे वो अनअकैडमी, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके रेवेन्यू हजारों और करोड़ों में हैं, वो अगर सच मायने में बच्चों के हितों में मदद देना चाहते हैं तो हमारा नंबर सबके पास है। कल शाम तक, अगर वो कल दोपहर तक भी हमें बताते हैं कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे, तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि हम परसों किसी बड़े से बड़े लॉयर को खड़ा कर पाएं और अपनी बात को कह पाएं। सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को पहुंचाना इतना आसान नहीं है, उस बात पे कोई डिसीजन आना इतना आसान नहीं है, और हमारे पास वक्त सच में बहुत कम है। अभी तो सोचिए कि एग्जाम सेंटर्स पता नहीं चले हैं। एसएससी हो सकता है कि 13 सितंबर से एग्जाम का नोटिफिकेशन निकाल दे या 16 सितंबर से नोटिफिकेशन निकाल दे। अभी तक क्लियर न्यूज किसी की भी पास नहीं है। होगी मैं सबसे पहले आके आपको बता दूंगा टेलीग्राम पे। मेरे पास सारे क्वेश्चंस आपके हैं टेलीग्राम में। हर दिन सूत्रों से एग्जाम डेट आ रही है, वही डेली सिर्फ आपको परेशान किया जा रहा है। कभी आपको 8 सितंबर बोल दिया जाएगा, कोई कहेगा कि 9 सितंबर से एकदम होगा। तो मैंने कहा 8 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं है, कब से होगा ये किसी को भी नहीं पता है। आज खुद एसएससी को नहीं पता है कि वो एग्जाम कब से लेगी। और एसएससी से भी एक गुजारिश है कि आप एटलीस्ट एक नोटिस निकालकर बताइए कि आप एग्जाम क्यों नहीं ले रहे। और एग्जाम की जो खामियां हैं उसके लिए भी एसएससी को हम भी लगातार प्रेशर कर रहे हैं, और अभी सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि एसएससी को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि एग्जाम में हो रहे जितनी भी बातें हैं, चाहे वो रिमोट एक्सेस है, चाहे ये एक दूसरे की जगह बिठाने का जो गेम चल रहा है, इन सबको एसएससी कैसे रोकेगी, क्योंकि बच्चे हर चीज का तोड़ निकाल ले रहे हैं। मैंने स्क्राइब पे ये बोला, मुझे उनसे दिक्कत नहीं है जो वास्तव में दृष्टि बाधित हैं, मुझे उससे दिक्कत है जो दृष्टि बाधित के नाम पे दृष्टि बाधित के साथ ही गलत कर रहे हैं किसी और की जगह एग्जाम में बैठ के। तो एग्जाम में एक प्रॉब्लम नहीं है, तमाम प्रॉब्लम है, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, और इतना आसान एक साथ सारी प्रॉब्लम्स का होना है भी नहीं कि तुरंत सब कुछ ठीक हो जाएंगे। तो ये बात आपको क्लियर हो गई है कि अभी तक एसएससी को भी क्लियर नहीं है एग्जाम कब होगा। आप फिर भी मान के चलिए कि 12 सितंबर से पहले कोई स्कोप नहीं है। कुछ लोग 13 की, जो मेरे तक भी लोग खबरें पहुंचाते हैं, एक आदमी श्योर कह रहा है कि 13 से एग्जाम होगा, कुछ लोग कह रहे हैं जी 12 और 15 में से कोई एक डेट होगी जब एग्जाम कराया जाएगा, या तो 12 से या 15 से। तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि कौन सी बात सत्य है। मैं ऐसे किसी भी सूत्रों पे यकीन नहीं करता हूं, और ना ही मेरे पास कोई ऐसे सूत्रों की जगह है। आपका कहना है कि अब आगे क्या सर, बहुत टेंशन हो रही है। जितनी टेंशन आपको हो रही है मुझे भी हो रही है। मेरे ऊपर तो आप सबकी जिम्मेदारी है। आप जो ये कह देते हैं 1 मिनट में PIL रिजेक्टेड, PIL ये वो, आपको पता है कि मैं बैठ के रात भर चीजें देखता हूं, क्या डलना चाहिए क्या नहीं डलना चाहिए, कितनी चीजें हटनी चाहिए कितनी चीजें नहीं हटनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि एडवोकेट्स को पता है? मुझे पता है, हर एक चीज मुझे पता है। मैं अपने इनपुट देता हूं, मुझे पढ़ाना भी है, मुझे काम भी करना है, नौकरी भी करता हूं मैं, सब चीजें मुझे देखनी है। आप मेरी जगह भी तो अपने आप को रख के देखिए। मेरे लिए एक एक पल कीमती है कि कहीं ऐसा ना हो झट से एग्जाम करा लिया जाए और हमारे हाथ में कुछ ना आए। देखिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, ये सोच के कि हम प्रयास टॉप लेवल का करेंगे, हमारा प्रयास टॉप लेवल का होगा। अफसोस ना रहे कि हमने कोई कमी कर दी, तो वो प्रयास हमारा टॉप लेवल का ही है कि इतना बड़ा आज मुद्दा है जहां लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो ये मामला सच में बनता है कि सुप्रीम कोर्ट सुने इसको। आप सबसे भी हमने कहा कि आप हमें सबूत भेजिए, शिक्षकों से हम लगातार कहते रहे, किसी ने हमें सबूत नहीं दिए। जितनी चीजें हमारे पास थी, जो हमने जुटाई थी, जो बच्चों से हमें मिली थी, हम उन सबके सहारे ही गए। और बीच में अगर ऐसा होता है कि कोई हमें सबूत भी देता है, जो शिक्षक सबूत देने का दावा भी कर रहे थे वो देते हैं, तो हम बीच में MA फाइल करेंगे और फिर उन सबूतों को लगाएंगे। तो अभी तक हमें कोई एज सच सबूत ऐसे शिक्षकों से भी नहीं मिला है। बाकी और क्या है? अच्छा, अरे वो ये बेकार का जवाब है, मैं ऐसे बात बच्चों का किसी का भी जवाब नहीं दूंगा। आप अगला प्रश्न लिखिए। सर कब होगा पेपर, या होगा तो ऐसे ही होगा जैसे हो रहा है, कुछ बोलिए। तो मैं उस पर जवाब दे चुका हूं एक एक बात। अभिनय सर, हम बच्चों से कंट्रीब्यूशन ले लीजिए, बड़ा वकील कर लीजिए। नहीं, ये कभी नहीं होगा।
तो फिर आप किसी और शिक्षक को बोलिए ये चीज, उनको आप पैसा दीजिए अगर वो कर सकते हैं तो। नहीं, मुझे तो किसी से भी नहीं चाहिए। मैं तो जो शिक्षक भी देंगे वो सीधे वकील को ही दें, मुझे बीच में कोई मीडिएटर नहीं बनना है, किसी भी स्थिति में नहीं बनना, कभी आगे भी नहीं। और बच्चों से लेने का सवाल नहीं उठता। आपने उन शिक्षकों को आज 1000 करोड़, 2000 करोड़ और 8000 करोड़ का बना दिया, और अगर वो इस वक्त भी आपके साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग हार में जी लेंगे, बट आपसे पैसा नहीं लेंगे कभी। आगे, मैं बाकी सब टीचरों को पर्सनली भी पहले भी ग्रुप में मैसेज डाल चुका हूं, अभी आपके माध्यम से भी मैंने कह दिया कि लोगों को मदद करनी चाहिए, सबको मदद करनी चाहिए। एक बच्चा लिख रहा है क्या सर एडिक्विटी हट पाएगा? अब देखिए, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं, सेंटर्स नहीं है, सेंटर्स की कोई कंट्रोलिंग नहीं है, सेंटर्स ठीक तरीके से बिल्कुल बिहेव नहीं कर रहे, ना ही एग्जाम कंडक्ट करा पा रहे, तो ये बड़ा सवाल है। आगे किसी बच्चे का कोई सवाल है तो आप फोन में मत लगे रहिए, जो सवाल है वो मुझे। सर, पंजाब गवर्नमेंट ने सीडैक को बैन कर दिया, क्या इस बेस पर एसएससी उसे हटा सकती है? सीजीएल कैसे करा पाएंगे? पता नहीं, ये सारे बेस तो देखने होंगे। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही थी पलाश भाई, मैं अभी भी कह रहा हूं कि इस आधार पे कोई मुझे एक आईफोन दे दे कि ये मेक इन इंडिया है और वो चले ना, इस इमोशंस पे मैं अपना सारा काम नहीं रोक सकता। हम सब लोग जब से बचपन से बड़े हुए हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे काम कर रहे हैं। अब अचानक से अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बदल के एक नया इंटरफेस दे दिया जाए, वो भी सिर्फ इसलिए कि ये मेक इन इंडिया है और वो अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये सबके साथ बहुत गलत है। और मुझे ऐसा लगता है सरकार को इस चीज को संज्ञान में लेकर के देखना चाहिए कि जब हम वैसा सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर पा रहे, बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सामने कुछ भी नहीं है, तो आप सिर्फ इस आधार पे बच्चों के भविष्य से खेल जाएंगे कि मेक इन इंडिया है, तो ये बहुत गलत होगा। अब बच्चा पूछ रहे सर सीएचएसएल एग्जाम कब होगा? तो जब सीजीएल खत्म हो जाएगा तब सीएचएसएल होगा। और मैं कोई एसएससी चेयरमैन नहीं हूं, आप समझिए कि मैं आके बोलूंगा और सारे एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है लास्ट अटेम्प्ट वाले बच्चों की, तो 2 उम्मीदें थी बच्चों को। एक उम्मीद थी कि लास्ट अटेम्प्ट मिल जाए, कुछ लोग कह रहे थे जिनकी एज 1 जनवरी के अंदर आ रही थी कि लास्ट अटेम्प्ट ना मिले तो 1 जनवरी हो जाए। तो अभी तो देखिए कोर्ट की पे ही हम लोग आश्रित हैं, बाकी अभी डीओपीटी या फिर चेयरमैन ऑफिस से इस तरीके का कोई भी संकेत मिलता नहीं दिख रहा है कि वो इस चीज में इंटरेस्टेड है। आगे, सर क्लासेस कब से स्टार्ट करोगे? बाकी सब टीचर पढ़ाने लगे, आप कब स्टार्ट करोगे? कर ही रहा हूं। कितनी चीजें आप बताइए मैं कर सकता हूं? मैं तो हर एक चीज करने की कोशिश कर ही रहा हूं। सर आप यूपीएसआई के लिए, आरओ के लिए, ये सब सवालों का कोई जवाब, ये मतलब के सवाल नहीं है। आपने भी कुछ भी सवाल ले लिए हैं बच्चों के, ठीक है। बस बाकी कमेंट्स आएंगे तो मैं सवालों के जवाब देता रहूंगा। अभी आज हम मॉक टेस्ट 3 लेके आए हैं। बीच बीच में जिस दिन भी ऐसा होगा कि मैं लाइव आके मॉक टेस्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, तो हमारा अभिनय मैथ्स प्रो यूट्यूब चैनल है, वहां पे आपको रिकॉर्डेड मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। वहां पे आपको रिकॉर्डेड मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और किसी भी बच्चे को अगर कोई बात पूछनी है, कोई जवाब लेना है, तो मुझे ले लीजिए, फिर मैं मॉक टेस्ट शुरू करूंगा और आपकी बातों का जवाब भी मैं बीच बीच में देता रहूंगा, किसी भी बात को। और अभी इस तरीके के सवाल मत पूछिए। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर वर्दी सिलाने का प्रोसेस बता दीजिए। पहले आप खुद सेलेक्ट होकर जाइए, फिर वर्दी सिलाने का प्रोसेस आपको पता चलेगा, ठीक है। ये सब भी मैं बता दूंगा बीच में, जितनी भी चीजें आप पूछेंगे ये सब भी मेरे पास अनुभव है, क्योंकि मैं खुद भी सिलेक्ट हुआ हूं और तमाम ऐसे बच्चों के इंटरव्यू भी किए हैं जो ऑलरेडी 2022-23 में सेलेक्ट होके आए हैं, ठीक है। बाकी देखिए, मैं एक चीज फिर यहाँ पे कहूंगा, जो एक आरोप मेरे ऊपर लगा था कि मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, एक जवाब के थ्रू पूछना चाहता हूँ। पलाश भाई आप यहाँ बैठे हैं, 2 चीजें हैं यहाँ पे। एक बंदा का इंटेंट वो दिखाता है कि बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदार है। 2 ड्राइवर हैं, मेरे को एक रखना है। लेकिन क्या है कि वो गाड़ी जब चलवाता हूं मैं तो कभी हेडलाइट तोड़ देता है, कभी एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। एक बंदा है जो मुझे नहीं पता उसका इंटेंट कितना सही है या नहीं, वो उतना ईमानदार नहीं है लेकिन गाड़ी बहुत अच्छी चलाता है। तो मुझे ड्राइवर किसको रखना चाहिए? जो गाड़ी बहुत अच्छी चलाता है। तो यहां बात लीडरशिप की नहीं थी, यहां बात इंटेंट या इंटेंशन की नहीं थी। किसी के इंटेंशन बहुत प्योर है, कोई बच्चों के लिए अपनी जान देना चाहता है, बट वो उस गाड़ी को चलाने के लिए एक्सपर्ट नहीं है, तो मैं उसका क्या करूंगा? ये बच्चों को भी समझना था। आप सब समझदार भी हैं और ये मैं आपको भी समझाना चाहता हूं, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे बीच बीच में, अभी एक एक सवाल ले लेते हैं, छोटा छोटा एक एक सवाल आएगा। अच्छा, एक चीज और यहां पे कहना चाहूंगा, मैं अभी देख रहा हूं YouTube पे एक
अलग तरीके की दौड़ चली है। एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न सवाल, एडिक्विटी का कोई पैटर्न नहीं है। चेयरमैन ने 8-10 इंटरव्यू में आके बता दिया कि एडिक्विटी सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करा रही है, पेपर कोई दूसरी कंपनी बना रही है। तो ये एक अलग चल रहा है और आप इतने असहाय हैं अपने आप में, जैसे देखते हैं एडिक्विटी आपको कहीं दिख जाता है, झट से बटन दबाते हैं, क्लिक। तो ये सब भावनाओं में मत बहिए। देयर इज नो पैटर्न ऑफ एडिक्विटी। एडिक्विटी इज जस्ट अ बेंडर टू कंडक्ट द एग्जाम। उसका काम सिर्फ एग्जाम कंडक्ट कराने का है। क्या सवाल है क्या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज इस गलतफहमी में मत आइए कि एडिक्विटी पहले कैसे सवाल पूछता था, तब हो सकता है वो पेपर बनाता था, बट अब पेपर बनाने की कंपनी दूसरी है। तो अब हमें कहां से सीखना है, किस पैटर्न पे सवाल करने हैं? जो एसएससी फेज में आए हैं, जो एसएससी स्टेनो में रहा है। अभी आपने देखा होगा जो री एग्जाम हुआ उसमें इन्होंने काफी सुधार किया है कि आउट ऑफ सिलेबस चीजें पूछना बंद किया है। तो जो चीजें खराब पूछी भी जा रही थी, आउट ऑफ सिलेबस भी पूछी जा रही थी, उन पे भी रोक लगी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और बाकी स्ट्राइक वाला बहुत कमेंट आ रहा है कि सर मेरा चैनल उड़ गया। देखिए, जो लोग ये बता रहे थे कि ये हमारे चैनल्स हैं, हमने उन सबको स्ट्राइक भेज दी, सबको। और क्यों भेज दी? क्योंकि वो लोग हमारे नाम पे वही लोग चैनल चला के नेगेटिविटी फैला रहे थे। तो मेरी आप सबसे फिर रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी किसी भी बात को आधा अधूरा काट के और किसी भी और वीडियो के साथ जोड़कर परोसेंगे तो आपका चैनल ही डिलीट हो जाएगा। और आप 2-3 चैनल बार बार बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास और भी रास्ते हैं। तो ये काम बिल्कुल बंद कर दीजिए। और किसी भी शिक्षक के लिए, आप YouTube पे पढ़ने आए थे या लोगों के चैनल बनाने आए थे, ये बताइए। ऑलरेडी कम चैनल थे क्या? 114 मिलियन प्लस चैनल है, आपने और बना दिया। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की बात कर लें, चाहे वो एसएससी फेज एक्स हो, चाहे वो स्टेनो की बात हो, सब में जितने भी इशू हैं एसएससी खुद ये कह रही है कि हमारी गलती है। अब आप बताइए, मैंने आपको कहा था ना कि वो लोग सुनने को तैयार है, मानने को तैयार है, बट समझ नहीं रहे कि आपकी गलतियों का खामियाजा कितना बड़ा है, आपके गलत सवालों का बच्चों के फ्यूचर के साथ क्या संबंध है। वो ये चीज नहीं समझ पा रहे, ये चीज नहीं समझ पा रहे, इसीलिए हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। और मैं आप सबसे भी एक बड़ी बात कहना चाहता हूं कि आप मान लेते हैं बिहार में, तो आप बिहार हाईकोर्ट में भी पीआईएल लगाइए। आप इलाहाबाद में हैं, आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी पीआईएल लगाइए। जितने ज्यादा हाईकोर्ट्स में पीआईएल होगी, सुप्रीम कोर्ट सबको बुला के एक साथ कोलैब करके समझेंगे कि मामला बहुत बड़ा है। और सच में बड़ा है, क्योंकि पूरा एग्जाम सिस्टम एकदम बेकार हो चुका है। ऐसा कोई नहीं है जिसमें प्रॉब्लम नहीं है। यूपीएससी में आपने देखा कि इस बार हिंदी मीडियम का एक भी छात्र नहीं सेलेक्ट हुआ है। सोचिए, हिंदी मीडियम की कितनी बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं जो सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए पढ़ा रही हैं, जो आईएएस बनने के सपने बेच रही हैं। एक भी सिंगल बच्चे का सिलेक्ट ना होना। आज तक आपने देखा हो कि कोई आईएएस, कितने सालों से बच्चे परेशान हैं, 2018, 19, 20 की हिंदी गलत पूछी जाती है, हिंदी गलत पूछी जाती है। हम लोग प्रश्न को ठीक तरीके से समझ ही नहीं पाते हैं। किसी यूपीएससी के शिक्षक ने आकर के रिफॉर्म की बात नहीं की। ये सब भी दुख के विषय हैं। कोई नहीं आया कि हम एक पीआईएल लगा के और इस चीज को ठीक करा के रहेंगे, या हम एक रिट पिटीशन लगा के इस चीज को ठीक करा के रहेंगे। किसी ने मुहिम स्टार्ट ही नहीं की। बस बच्चा आता रहा, 2-2, 2.5 लाख फीस देता रहा और आईएएस बनने के सपने देखता रहा। रूम में एक एम्बेसडर रख ली, सामने मैप चिपका लिया, जब दिल हुआ तो मैप पे हाथ फेर के पूरा संसार घूम लिया। तो हिम्मत रखिए, सब अच्छा होगा। बुरा वक्त सबके जीवन में आया है, गुजर गया। 2017 में भी बहुत खराब हालात थे एसएससी के, बदले। उससे पहले भी खराब हालत थे, बदले। और अभी ये जो हालात है ये भी बदलेंगे। अब इस बदलते हुए हालात में, हाँ, हो सकता है, मैं मानता हूं कि बहुत सारे बच्चों के हित खत्म हो जाएंगे, तो उनको भी सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप चिंता मत करिए। कोई एक इंसान है जो आपके साथ खड़ा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा। बस गुजारिश इतनी है कि नेगेटिविटी से दूर रहिए। और आपको यकीन नहीं होगा कि इतने सारे ऐसे लोग जो सच्चे दिल से इस मुहिम में साथ आना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स को ठीक करना चाहते हैं, हमारे साथ आए। और बहुत बड़े बड़े लोग, और वो कहते हैं कि आप कहीं रील मत बनाइए, आप हमारे साथ फोटो मत खिंचाइए, बट आप जहां बोलेंगे हम आपकी मीटिंग करा देंगे, हम सब कुछ कराने। सरकार के लोगों की बात कर रहा हूं। तो लोग आ रहे हैं आगे बढ़ के मदद करने के लिए। तो
इस सब से ये हुआ है कि लोगों को पता चला है गलत हो रहा है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को निपटाया जाएगा। बाकी बातें बीच बीच में करेंगे, आए हैं तो 25 सवालों को खत्म करेंगे। और आप भी देखिए थोड़ा बहुत पढ़ाई में, मैं इसलिए ये चाहता हूं कि पढ़ाई में मन लगा रहे, ऐसा ना हो। कल मैंने, किसी बच्चे ने मुझे सवाल भेजा कि सर ये सवाल किसी शिक्षक ने कराया है, बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत गंदी कैलकुलेशन है, तो क्या इस सवाल को आसान किया जा सकता है? पहला ही सवाल आज की क्लास का। हो सकता है आपके पास भी ऐसे सवालों के स्क्रीनशॉट पहुंचे हो, मेरे पास भी पहुंचे। मैंने पहला सवाल वही लिया। सवाल क्या है देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/3 भाग 60, 50 और 40 की गति से तय किया। यदि वही व्यक्ति आधी यात्रा 60 और शेष भाग 40 की गति से तय करता है तो उसे पूरी यात्रा में 4 मिनट अधिक लगते हैं। व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की? मैं फिर से बताना चाहता हूं, लंबे तरीकों से कभी सिलेक्शन नहीं होगा। वजह यह है कि एक सवाल कर लेंगे, उत्तर भी आ जाएगा, लेकिन उसमें दिमाग इतना थक जाएगा कि आगे के सवालों को करने की एनर्जी खत्म होती रहेगी धीरे धीरे। तो आप कैसे सोचेंगे अगर सवाल ये आपके सामने आता है तो? एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा का 1/3 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 1/3 भाग 50 और शेष 40। देखिए जब भी कभी ऐसा सवाल आता है, बेसिकली एवरेज स्पीड का सवाल है, तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेके दूरी अपनी मर्जी से मान लेते हैं। जैसे मैं ये चाहूंगा कि 60 जिससे कटे, 60 जिससे कटे और 50, 60 को से जो कटे, 50 से जो कटे और 40 से जो कटे, ऐसे कोई दूरी में मान लेता हूं। मेरे लिए कितना मुश्किल होता है पीआईएल और सुप्रीम कोर्ट से निकल के सीधे एवरेज स्पीड में घुस जाना, मेरे लिए भी मुश्किल है। मैं शाम 4 बजे तक देश के टॉप 5 वकीलों में से एक है, उनके साथ मीटिंग में बैठा हूं, और यहां निकल के 4 बजे के बाद जब घर पहुंचता हूं 6 बजे तो एवरेज स्पीड डिस्कस कर रहा हूं। मेरे दिमाग की हालत समझिए। मैंने तो दिमाग के ऐसा लगता है 2 पार्टीशन हो गए। घर वाले अलग परेशान है कि तुम क्या चाहते हो, घर में रहना ही नहीं रहना। देखो मैंने कहा 60, 40 और 50 से यानी 600 किलोमीटर। अभी में बहुत सारी बातें और भी हैं, लेकिन हम टीचर हैं तो बीच बीच में दिमाग में आती हैं बातें, एक साथ नहीं आ पाती, तो मैं धीरे धीरे करके बताता रहूंगा। जो भी बात छूटी है आप मुझे मोबाइल पे मैसेज करके भी अपना कंसर्न बता सकते हैं। भाई ठीक लिखा मैंने, 600 मान लिया, मान सकता हूं या नहीं? ठीक है। आपने कहा कि ये 60 की स्पीड से जाएगा तो मैं कह सकता हूं 10 घंटे लगेंगे 10 घंटे। और अगर ये 50 की स्पीड से जाएगा 12 घंटे लगेंगे, और 40 की स्पीड से जाएगा तो 15 घंटे लगेंगे। एक टाइम तो ये लग रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप समझना, थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, इनको ज्यादा समझ में आएगा। अब ये कह रहा है कि ये टोटल दूरी का आधा भाग, तो आप बता सकते हैं आधा भाग कितना होगा? 900 किलोमीटर, टोटल 1800 है, और 900 किलोमीटर आधा भाग होगा। आपने कहा कि अगर इसको 60 की स्पीड से चलेंगे तो कितने घंटे लगेंगे? तो आपने कहा 15 घंटे लगेंगे 60 की स्पीड से लगेंगे। और अगर आप 40 की स्पीड से चलेंगे 90/4, 22.5 घंटे लगेंगे। सही है। अब इन दोनों टाइम का अंतर दे रखा है, 4 मिनट दे रखा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं इनका अंतर कितना होगा, तो आपने कहा जी 15 घंटे, और 15 घंटे तो यहीं कट गए, और 10 और 12, 22 यहां कट गए, 0.5 घंटे बच गया। यानी आधा घंटा, मैं कह सकता हूं 30 मिनट की वैल्यू 4 मिनट है। 4 मिनट है या नहीं? यानी 30 की वैल्यू 4 है, मिनट से मिनट तो कट गया। आपको निकालना है 1800, तो 60 से गुणा कर दूं। 60 से गुणा करूंगा तो 1800 किलोमीटर कितने के बराबर हो जाएगा? 240 किलोमीटर के। अब आपने देखा कि इसमें ना कोई गंदगी नहीं है, कोई अपॉन बटा सटा फटा ये कुछ नहीं है। तो इससे क्या होता है ना कि दिमाग नहीं थकता। पलाश भाई समझिए, मैंने खुद एग्जाम दिया इतनी बार, मैं ये जानता हूं कि अगर आपका तरीका मुश्किल है उत्तर निकालना, एक सवाल आपसे किसी ने पूछा, आप उत्तर निकाल देंगे मुश्किल तरीके से। पेपर के अंदर 100 सवाल करने हैं, वहां तरीके ऐसे होने चाहिए कि दिमाग ना थके। मैंने जैसे 600 डिस्टेंस माना अपनी मर्जी से, तो पता चला पहले 10 घंटे, 12 और 15 लगेंगे। यही डिस्टेंस को 900 में डिवाइड किया तो 15 और 22.5 घंटे लगेंगे। इन दोनों टाइम का जो अंतर है वो आधा घंटा है, 0.5, 30 मिनट की वैल्यू 4, 1800 की निकाल दी।
300 300। बाकी मैं और भी छोटा कर सकता था इस सवाल को, क्योंकि 60-40 तो यहां भी है और 60-40 यहां भी है, तो जो अंतर पैदा करेगा वो सिर्फ 50 वाला करेगा। तो वो अंतर जो पैदा करेगा वो 50 वाला करेगा, तो मैं वहां से भी ये कर सकता था, बट मैंने सोचा कि आपको समझा दूं, ये पूरा लिख के दिखा दूं, वरना हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, कहो तो बता देता हूं। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल बहुत प्यारा है। और एक और चीज जो मुझे पता चली कि एक शिक्षक हैं, एक नहीं 2-3 शिक्षक हैं, आभास सर हैं और भी शिक्षक हैं, जिन्होंने क्या किया कि पीएमओ और इन सब लोगों को लेटर लिखने का एक बच्चों को बोला। तो मैंने भी आपको कहा, बट मैं कितना आपको काम पे लगाऊं, मेरा भी तो दुख समझिए, मैं हर बार आऊं आपको काम पे लगा के चला जाऊं। तो मैं यहां अपना काम कर रहा हूं, अगर आपको जो जो चीजें अपने एंड पे लगती हैं वो आप करते रहिए, मैंने उसके लिए मना नहीं किया। और मैं पिछले 8-9 सालों से ये चीजें कर रहा हूं। ये वाली चीज हम 2018 में भी करवा चुके हैं आपसे। 2018 में आप इस चीज को भी समझिए। और क्या है, 4 लोग कुछ और काम कर रहे हैं, 4 लोग कुछ और काम कर रहे हैं, मेरा वाला काम कोई और नहीं कर रहा है। तो इसी तरीके से ही चीजें ठीक होंगी। हर चीज को मत पकड़ के बैठा करिए। बात क्या है ना कि मर्द की हालत तो हर जगह खराब है। यहां भी बच्चों की उम्मीद है, घर पे ये कैसे रह गया भाई इसमें। तो मैं कह रहा हूं कि वो कहते हैं ना कि इरादा तो हमारा भी दूर तक का था, मगर क्या करें, बीच रास्ते में उसकी पसंद बदल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, बड़ा प्यारा सवाल है, कोशिश करिएगा एक बार उत्तर बताइएगा। आज के बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जिनके आंसर आप बहुत आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, देखो, शहर ए की जनसंख्या बी की तुलना में 125% अधिक है। वाह। अगले 2 वर्षों के लिए ए की जनसंख्या प्रति वर्ष x% घटती है, बी की जनसंख्या प्रति वर्ष समान प्रतिशत वृद्धि होती है। 2 वर्षों बाद ए और बी की जनसंख्या बराबर हो जाती है। तो x का मान बताइए। बड़ा ही प्यारा सवाल है। देखो, अगर 6000 लोगों ने अभी तक पसंद किया है वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगता है तो और भी पसंद करिए। अब देखिए क्या है, जैसे आप कैसे सोचते हैं, मैं आपका तरीका बताता हूं। ए की जनसंख्या बी की तुलना में 125% अधिक है, समझना मेरी बात। तो अगर किसी बच्चे को नॉर्मली ये सवाल करना हो, मैं कैसे करूंगा मैं वो भी बताता हूं, आप कैसे करोगे मैं वो भी बताता हूं, दोनों बातें बताता हूं। ठीक है, देखना। पीछे वाला जानना है किसी को दोबारा से? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं था जिसने कमेंट किया कि मुझे पीछे वाला वैसे बता दो? मैं बता देता हूं, आप ना मानोगे नहीं। चलो मैं इसी में ना करेक्ट करके दोबारा बता देता हूं। और छोटा आप चाहते हैं, कोई बात नहीं, मेरे पास तो बहुत छोटे छोटे तरीके हैं। देखो फिर से मैं बता रहा हूं। मैं ये कह रहा था, अब 900 है, तो शुरू में तो ये किससे चल रहा है? 60 से। तो फर्क नहीं पड़ेगा कुछ, क्योंकि वहां भी 60 से चलेगा। 900 में 300 रह गया, बस 300 रह गया 60 से। तो 360 से का मतलब 5 घंटे लगेंगे भाई। लास्ट वाला ये 40 से चल रहा है, लास्ट वाला यहां भी, लास्ट वाला 600 तो 40 से चलेगा, तो 300 यहां पे रह गया 40 से, तो 7.5 घंटे ये आ गया। तो मैं ये कह रहा था कि जो डिफरेंस है ना, वो यहां पे देखने की जरूरत ही नहीं है, डिफरेंस यहां पे देखने की भी जरूरत नहीं है। डिफरेंस सिर्फ देखना है, ये 12 घंटे
और ये 5 और 7.5 यानी 12.5 घंटे। तो ये अंतर कितना है? 30 मिनट, आधा घंटे। तो अगर कभी ऐसा सवाल आता है कि यहाँ 60 यहाँ 40, यहाँ 60 यहाँ 40, तो बीच का 600 का डिफरेंस देख लेंगे, पूरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? तो मैंने और छोटा कर दिया इस सवाल को। चलिए इस पे आते हैं। अब जैसे कोई बच्चा पहली बार इस सवाल को देखेगा तो वो कैसे लिखेगा? ए की जनसंख्या और बी की, तो वो बी की जनसंख्या को 100 मान लेगा। वो 125% ज्यादा है तो ए की जनसंख्या को 225 मान लेगा। ए की जनसंख्या घट रही है, कितनी? 1 माइनस एक्स। मैं कभी ऐसे तरीके पसंद नहीं करता, ये एक्स वाले, मुझे अफसोस होता है कि आज बच्चे चाहते हैं कि मैं एक्स लिखूं। कह रहे सर एक्स में ही तो वो बात है जो हमें पुरानी यादों को ताजा करने में मदद करती है। फलास भाई आप क्या समझते हैं कि यादें क्या है? मैं आपको बताऊं एक बात, प्रेम में यादें ही सुख है। पता है, प्रेम में यादों का ही सुख है भाई साहब। जो एक टीस उठती है ना, वो प्रमाण है प्रेम का। जो टीस उठती है यादों में, तो यादें ही सुख है, इसीलिए हमने भी अब एक्स ले लिया। अब देखो, अब मैं इसका अंडर रूट सीधे कर सकता हूं। ये वैसे तो 9 बार कट रहा है और ये 4 बार कट रहा है, तो 9 का अंडर रूट 3 आएगा और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बटे 100। 4 का अंडर रूट 2 आएगा और 1 प्लस एक्स बटा 100। ठीक है, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1। इधर आएगा तो 5x बटे 100 और आप कह देंगे सीधे x 20 आ गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे ऐसे तरीके कतई पसंद नहीं है। मैंने बहुत रद्दी तरीका लगाया है, आपको बता भी देता हूं कैसे लगाया रद्दी तरीका। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैंने कहा अगर b की जनसंख्या 100 है तो उसकी a की 225 है। a की घट रही है, हर साल x% घट रही है, यानी 1 माइनस एक्स बटे 100 स्क्वायर कर दिया। बी की हर साल बढ़ रही है, 1 प्लस एक्स बटा 100 स्क्वायर कर दिया। बट क्या ये सब तरीके लगाने चाहिए पेपर में? देखिए, अगर आपको कुछ नहीं आता तो लगा लीजिए, बट मैं ऐसे तरीकों को अप्रिशिएट नहीं करता। आप बाद में कॉपी कर लीजिएगा, मैं आपको अपना तरीका बताता हूं। मुझे ये सवाल करना होता पेपर में तो मैं कैसे करता, मुझे क्या आना चाहिए था? आप बोलेंगे जी ये ए है और ये बी, और आपको ये भी पता है कि 125% का मतलब होता है 5/4। 5/4 होता है, यानी मैं ये कह सकता हूं बी की जनसंख्या अगर 4 है तो ये 9 है। अब आपको पता है 2 बार होना है कार्यक्रम, x 2 बार होना है, तो मैंने कहा अगर 1 बार होता x% घटना तो इसका अंडर रूट ले लेते हैं, 3:2। अब आपको पता है कि 3 को घटाना है x% से और 2 को बढ़ाना है x% से, दोनों इक्वल हो जाए। तो मैं जब 3 का x% निकालूंगा और 2 का x% निकालूंगा तो उसका अनुपात 3 और 2 होगा। तो ये जो बीच का अंतर है वो मैं ये कह सकता हूं कि 0.6 इसको कम होना पड़ेगा और इसको 0.4 बढ़ना पड़ेगा, तभी तो 2.4 होगा। 2.4 होगा, इसके बीच का गैप इतना ही है। ये मैंने 6-4 क्यों किया? क्योंकि 3 और 2 के अनुपात में लेना था। अब कोरिया का बच्चा बता सकता है कि अगर 0.4 2 का ले रहा हूं, इसका मतलब क्या है? 20%। मुझे एक्स पसंद नहीं है, मुझे एक्स पसंद नहीं, क्योंकि अगर मुझे एक्स पसंद होती तो वो एक्स ही नहीं होती। अगर एक्स पसंद होती तो वो एक्स ही नहीं होती, या मैं एक्स को पसंद होता तो एक्स ही नहीं होती। तो एक्स मुझे पसंद नहीं है। बात ठीक है, बात में दम है। पसंद होती तो फिर एक्स नहीं होती, एक्स है मतलब पसंद नहीं थी। किसी को डाउट है यहां तक? देखिए, यहां मर्द की मानसिक स्थिति की परवाह किसी को नहीं है, जब तक कि वो गुस्से में ना बदल जाए। और जब वो गुस्से में बदलता है, आपने हमारा भी देखा, फिर सबको बुरा लगने लगता है। जब तक सब ठीक है तब तक किसी को परवाह नहीं है, किसी को फिक्र नहीं है। आगे बढ़े। हमने कुछ मांगा था भाई साहब आपसे, लेकिन आप एक बार में कभी नहीं देंगे जो हम मांगेंगे। एक बहुत छोटा सा सवाल, बहुत ही छोटा और टुच्चा और बाहियात किस्म का सवाल है। आप बताओ, ऐसा सवाल पेपर में आए, देखो कितना कंफ्यूज कर रहा है बच्चा। मुझे लगता है ना, पता क्या करेगा? जैसे ये कह रहा है राजेश है, हमारे घर में ही है, तो 2 प्रकार के चावल 3:4 के अनुपात में बेच रहा है।
ए किस्म के चावल की मात्रा बी के से 3 ज्यादा है, तो बच्चा सबसे पहले करेगा अच्छा 3 ज्यादा है, 3 तिया 9 और 12 किलोग्राम कर देगा। कम है या ज्यादा है? किस्म ए और किस्म बी का क्रय मूल्य 30 और 20 है, तो प्रति किलोग्राम चावल की कुल मात्रा का औसत क्रय मूल्य बताइए। जब औसत पूछ रहा है तो एग्जैक्ट क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम इसको शिफ्टिंग से भी कर सकते हैं, एलिगेशन से भी कर सकते हैं और बहुत मौखिक भी कर सकते हैं। जैसे ये कह रहा है कि ए वाला चावल 3 है और बी वाला चावल 4 है, इसका मूल्य 20 है और इसका 20 प्लस 10 30 है, यही है या नहीं? तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं सबका 20 मान लूं, सबका 20 मान लूं तो 20 ही आ जाता उत्तर, लेकिन ये 3 किलो पे 10 ज्यादा है, नहीं 30 ज्यादा है। और यही 30 गुरु 3 और 4 7 पे बटेगा, यानी 7 चौक 28, तो 24 दशमलव उत्तर आ जाएगा। बहुत आसान सवाल था, एक आध सवाल आसान भी होना चाहिए। देखिए, हम ये कोशिश कभी नहीं करते हैं कि जबरदस्ती किसी को अपना बनाए। हमने हमेशा एकदम दिल खोल के बात की है, हमारा दिल एकदम खुली किताब है, हमें नहीं बनाना। क्योंकि देखिए, जबरदस्ती का अपनापन, जो आपका बनना ही नहीं चाहता उसे जबरदस्ती अपना बनाकर कोई फायदा नहीं है। आज आपने उसको अपना बना भी लिया, वो कल फिर पराया हो जाएगा। तो उस डायरेक्शन में आप भी एफर्ट मत लगाइए, हम भी नहीं लगाते। ठीक है, चलिए, ये एक बड़ा प्यारा सा सवाल है और ये कह रहा है कि x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही एक रेलगाड़ी, सुनना, एक रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, 285 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 31 सेकंड में पार करती है। उसी दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 21 सेकंड में पार करती है। तो x का मूल्य बताइए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं भाई साहब, आपसे पूछना चाहता हूं कि पहली स्थिति में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी? तो आपका जवाब होगा कि पहली स्थिति में रेलगाड़ी जो दूरी तय करेगी वो अपनी लंबाई प्लस 285 मीटर तय करेगी और वो उसने 31 सेकंड में तय किया। 31 सेकंड में तय किया, L प्लस 285, मानते हैं? अब उसी दिशा में एक व्यक्ति भाग रहा है। आपने भी देखा होगा आजकल, आप तो डॉग लवर हैं, कि जब कुत्ता साथ में भागने लगता है और एक कुत्ता जमीन पे सो रहा है, उसको पार करने में किसी बाइक को और एक जो वो भाग रहा है उसको पार करने में वक्त ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि जब वो कुत्ता साथ साथ जितनी भी दूरी चलेगा, मुझे भी वो दूरी चलनी पड़ेगी, तय करनी पड़ेगी। ये बात मानते हुए नहीं? यानी दूसरी स्थिति में इसे अपनी लंबाई चलनी है, बिल्कुल, और इसे वो दूरी भी चलनी है जो आदमी चलेगा, कब तक, जितनी देर में वो पार होगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसकी स्पीड है 6 गुणा 5/18 और 21 सेकंड में आदमी कितनी दूरी चल देगा? तो आपने कहा 3 7 21, 3 6 18, 6 से 6 कट गया, 35 मीटर चल देगा। तो इसे अपनी लंबाई चलनी है और 35 मीटर और चलनी है और उसे पार करने में 21 सेकंड का वक्त लग रहा है भाई। मेरे पास दो बातें आ गई, अपनी लंबाई प्लस 285 मीटर 31 सेकंड में, अपनी लंबाई प्लस 35 मीटर जो आदमी भाग रहा है 21 सेकंड में। तो मुझे यहां से ये बात समझ में आ गई कि यहां पे ये 250 मीटर ज्यादा चल रही है रेलगाड़ी, इसीलिए इसको यहां पे 10 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं, 10 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं। कोरिया का बच्चा बता सकता है कि अगर ये 10 सेकंड में 250 मीटर चल रहा है, 1 सेकंड में 25 मीटर चलेगा, उत्तर आ जाता है स्पीड सीधे सीधे 25 मीटर पर सेकंड। लेकिन उत्तर 25 इसलिए नहीं आया क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है 90 किलोमीटर प्रति घंटे। इससे ज्यादा सरल इस सवाल को नहीं किया जा सकता। कभी भी लाइफ में सवाल आए तो ऐसे ही करना। अगर ऐसा हो कि आदमी अपोजिट डायरेक्शन से भाग रहा है, अगर यहां सेम दिशा ना हो के अपोजिट होती तो फिर दूरी 35 कम तय करनी पड़ती। आपने देखते हो कि एक कार ऐसे आ रही है और एक फर से ऐसे आई और फर से ऐसे चलेगी, कितने कम टाइम में पार हो जाती है, क्योंकि दोनों ने भागीदारी निभाई एक दूसरे को पार करने में। मुश्किल तो तब होती है जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तभी सफर का मजा भी है।
जब दिशा अलग हो जाती है, तुम ऐसे और वो ऐसे, फिर दूरियां बढ़ने लगती हैं। कोई भी रिश्ता तब तक ही सरवाइव कर पाता है जब तक वो सेम दिशा में चल रहे हैं। जब उनकी दिशा अपोजिट हो जाती है तो फिर दूरियां बढ़ने लग जाती हैं। ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ही कॉन्सेप्ट है। गलत कह रहा हूं तो बताओ आप। जब आप अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो क्या होगा? साथ वाले में थोड़ा पीछे रह सकते हो, थोड़ा आगे हो सकते हो, फिर आगे जाके मिल सकते हो रेस्ट करने के दौरान। लेकिन जब डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो फिर दूरियों का बढ़ना तय है। और यही हत्या भी है। हत्या कोई मर्डर ही नहीं है, सिर्फ किसी को प्रेम से भर देना और उससे फिर मुंह फेर लेना भी हत्या है। किसी की खुशियों की हत्या है, किसी की भावनाओं की हत्या है, किसी के दिल, दिमाग, आत्मा के संयोग की हत्या है। हत्या ही है ये। आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है सबको? ठीक है। एक बड़ा गंदा सा सवाल आप सबके सामने है, मुझे भी नहीं पता इस सवाल का उत्तर क्या होगा। ये कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 3 है, तो फाइंड एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स की क्यूब प्लस 1। ऐसे कुछ कुछ सवाल जो आपने पहले नहीं किए आपको करने होंगे। आज मैं एक बड़ा अच्छा सा सवाल देख रहा था। आप जरा इसका चैट जीपीटी से सॉल्यूशन पूछेगा, या कोई भी आपके पास एआई हो या गूगल हो। आज मैंने गूगल पे एक सवाल का सॉल्यूशन डाला, पता उसने 4 पेज पे दिया। एक सवाल मेरे पास आया कि ऐसा सवाल आई थिंक या तो एसएससी फिजिक्स के एग्जाम में आया, कोई सवाल एक है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे। वो सवाल को जब मैंने डाला गूगल पे तो 4 पेज का सॉल्यूशन आया। मैंने इतना ईगो पे ले लिया उस सवाल को, मैंने कहा ऐसा कोई सवाल एसएससी नहीं पूछ सकती है। इतनी मजाल एसएससी की है ही नहीं जो वो ऐसा सवाल पूछ ले। कुछ तो गड़बड़ है। मैं उस सवाल पे डायरेक्ट आऊंगा अभी, इसके बाद आप देखना जरा उस सवाल को और आप बताना कैसे करोगे। आपको भी चैलेंज है पलाश भाई। पलाश भाई हमारे गणित में बहुत सीनियर आदमी है, हमसे भी सीनियर है गणित में, इनको भी चैलेंज होगा। कॉपी पेन उठा लीजिए, ठीक है। चलो देखिए, पहले तो ये सवाल बड़ा आसान होता है। आप में से कितने सारे लोग ये जानते हैं कि x की घात 4 और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर हो जाते हैं। देखिए कैसे। इसके फैक्टर्स मैक्सिमम लोगों को याद होंगे, नहीं याद तो मैं बता देता हूं। हम क्या करते हैं, एक एक्स स्क्वायर ऐड करते हैं ताकि होल स्क्वायर बन जाए, और एक एक्स स्क्वायर हटा देते हैं, ठीक है। आपने देखा, बड़े ध्यान से समझिएगा, आपने देखा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है और ये x का स्क्वायर है। तो यहां से जब फैक्टर होंगे तो इसके 2 फैक्टर हो जाते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पे 2 फैक्टर, थोड़ा छोटा कर लें। दिख क्यों नहीं रहा है? ठीक है, ये है जी, ठीक है। इसके मैं 2 फैक्टर कर रहा हूं। कौन कौन से? इसके 2 फैक्टर होंगे कि एक बार तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो x एक बार जुड़ेगा और एक बार x घटेगा। ये बात मानते हैं? ये बात मानते हैं कि नहीं? आपने कहा जी मानते हैं, ठीक है। अब इसके भी फैक्टर, ये तो हम जानते ही हैं सब कि x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये भी इसका फैक्टर है। ये बात मानते हैं कि नहीं? आपने कहा जी मानते हैं। तो आपने देखा कि ऊपर नीचे कुछ कट गया। कटना सबका तय है, हमेशा कटेगा, बिना कटे तो गणित नहीं सॉल्व हुआ। कटना सबका तय। अब ये x प्लस 1 आ गया। मैंने कहा इस सवाल को यार कैसे किया जाए, ये तो बड़ा पंगे वाला सवाल है। तो आपने कहा हाँ कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कैसे? देखो, x प्लस 1 से इसको भाग कर दें, या तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, या हमने देखा कि पहले हम यहां से देख लेते हैं कि क्या हमें मिलने वाला है। तो मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर बराबर 3 और x प्लस 1 है या नहीं? अगर मैं ये चीज यहां रख दूं, यहां एक्स स्क्वायर की जगह 3x प्लस 1, तो आप कहेंगे ऑलरेडी एक x प्लस 1 है और आपने 3x प्लस 1 कर दिया, तो 4x प्लस 1 आ जाएगा। आ जाएगा, आ जाएगा। नीचे भी कितना है दोस्त? x प्लस 1 है, फिर कट जाएगा। मैंने कहता हूं हमेशा कटना सबका तय है। 4 उत्तर आ जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। किसी को भी डाउट है तो बता दो। आसान सवाल था। अब मैं आपके सामने जो सवाल पेश करूंगा भाई साहब, अब जो मैं सवाल आपके सामने पेश करूंगा वो आप देखेंगे क्या सवाल था जिसकी मैं बात कर रहा था। और ये सवाल था, ठीक है, देखो ध्यान से। एक सवाल पूछ रहा हूं, अभी 5 के बाद सीधे सवाल पे कूद रहा हूं, और वो सवाल नंबर है
मजेदार सवाल जिसको कहते हैं। अच्छा वैसे वो बहुत दूर है नहीं, वो 7वां ही सवाल है, तो कोई बात नहीं, पहले छठा कर लेते हैं फिर सीक्वेंस ही रखते हैं। 7वां सवाल है, आप भी इंतजार करिए 7वें सवाल का, मजा आएगा आपको, ठीक है। मैंने तो एक चीज देखी पलाश भाई कि मैं हमेशा बच्चों की इतनी फिक्र करता हूं, उसके बावजूद भी मैंने इतने दिनों में इतनी नेगेटिविटी देखी, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि लाइफ की रियलिटी है कि जिन लोगों को आप अपना सारा टाइम दे रहे हो, आप उन्हें लगातार स्पेशल फील कराने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने सारे एफर्ट्स लगा रहे हो, वो लोग आपकी वैल्यू कभी उतनी कर ही नहीं पाएंगे। 48 घंटे जो मैंने बिताए, उससे मुझे समझ में आया कि जो आपको रुलाकर सो सकते हैं, जो आपको, वाह कितनी इंटेलिजेंसी है तुम्हारी, तुम्हें छेड़ने का तो वो मिलना चाहिए, नहीं अवार्ड, छेड़ने का अवार्ड तुम्हें मिलना चाहिए, कि जो आपको रुलाकर सो सकते हैं ना, याद रखना वो खोकर भी कभी नहीं रोएंगे, वो तुम्हारे होकर भी तुम्हारे नहीं है। लेकिन ठीक है, कोशिश जारी रहनी चाहिए। एक किताब हम पढ़ते थे, एक लोटा पानी, आपने तो पढ़ी होगी, जिसमें वो अशुभ चिंतकों को शुभ चिंतक बनाता है और वो लास्ट में जीतता है। मैं भी उसी रेस में हूं कि हर एक इंसान को ये मैं बता पाऊं जब तक मैं सांसें हैं कि भाई मैं गलत नहीं हूं। थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। बड़ा ही घटिया और बाह्य सवाल। बहुत सारे बच्चे इस सवाल में क्या करेंगे आपको बता देता हूं। आप बता देंगे गुरु? पढ़ने में तो अच्छे हैं ना आप किसी चीज में भी नहीं, आपका रोज क्लीनशिप होता है। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा, एक उत्तर आ गया। हर आदमी एक उत्तर लगा के चला जाएगा, लेकिन एक नहीं है इसका उत्तर। आपने ये नहीं ध्यान दिया कि थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसका कोई क्या करेगा? तो रूट के बाहर, जैसे ये रूट है, इसके बाहर पॉजिटिव आना पत्थर पे लकीर है। आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि रूट के बाहर आप नेगेटिव वैल्यू ले आए। रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव आएगा। आप क्या कर रहे हैं? आपने सेक थीटा को ऐसे ही लिखा, और जब आप रूट के बाहर लेके आ रहे हैं तो आप कॉस थीटा लिख रहे हैं। मैंने कहा भैया कॉस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में और नेगेटिव होता है, आप तो नेगेटिव बाहर ले आए। तब आपको मुझे बताना था कि कॉस थीटा माइनस का है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अंडर रूट 4 2 के बराबर है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स के बराबर नहीं हो सकता, प्लस माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, क्या पता एक्स नेगेटिव हो। सिमिलरली अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, मुझे नहीं पता जब तक क्वाड्रेंट, तब तक मुझे प्लस माइनस कॉस थीटा लिखना पड़ेगा। जब तक मुझे ये गारंटी ना मिल जाए कि रूट के बाहर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तब तक मैं प्लस माइनस लिखता रहूंगा। अंडर रूट 4 2 होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स होगा, क्योंकि रूट के बाहर मुझे पॉजिटिव की गारंटी चाहिए। अब यहां पे वो गारंटी मिल रही थी सिर्फ माइनस लगाने से, तो मैंने माइनस लगा दिया, ये दोनों कट गए, उत्तर कितना आ गया? -1। अच्छा सवाल था, आसान सवाल था, गलती होने के चांसेस थे, मैं नहीं चाहता कि आपसे गलती हो। एक सवाल पूछ रहा हूं और आपके पास 45 सेकंड है सवाल को करने के। ये सवाल जब मैंने देखा, कोई बच्चा बता सकता है ये एसएससी फेज में आया है? सेम डेटा के साथ कोई बच्चा मुझे कंफर्म करेगा? आठ 8,000 लोगों ने हमें लाइक किया, पसंद किया, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिएगा, जो बच्चे अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, और अगर बार बार एक बच्चा लिख रहा है कि सर वर्कबुक का मतलब क्या है, जिनके पास वो वर्कबुक नहीं है, मैं बताना चाहता हूं कि हमने एक किताब लिखी थी बहुत अच्छी, जिसका नाम था अभिनयमय सिलेक्शन बुक। सिलेक्शन बुक का मतलब था कि आप एक किताब ऐसी ले लीजिए, आप मेट्रो में बैठे हैं, आप रिश्तेदारी में हैं, जहां पे आप इसको सिर्फ एक किताब कैरी कर सकते हैं, और इसके अंदर स्पेस दिया हुआ है। सवालों को आपको उतने ही स्पेस में खत्म करना है, उतने ही टाइम में खत्म करना है। अगर आपसे नहीं होता है तो एक QR कोड है, और वहां पे आपको उन सब सवालों के शॉर्टकट मिल जाएंगे जो मैंने किए हैं खुद। ठीक है, तो जो लोग अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए रामबाण है, उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए। कोई बताएगा? आप बताओगे सवाल? आप तो होशियार हो यार पढ़ने में, ऐसे करोगे आप बताओ, कुछ तो बताओ आप मुझे। चलो तरीका बता दो, आप कमेंट्स में सिर्फ तरीका लिख दो, मैं नहीं चाहता आप एग्जैक्ट उत्तर बताओ, आप बस तरीका लिख दो। अगर आप तरीका लिख गए मैं मान जाऊंगा। लिख दो आप तरीका। जब मैंने इस सवाल को देखा ना पहली बार, तो मैंने तुरंत गूगल किया, क्योंकि मेरे को भी तरीका जब मैंने सोचा तो मुझे भी लंबा लगा। जब मैंने गूगल पे वो इतने बड़े बड़े 4 पेज के सॉल्यूशन देखे,
ये एक बच्चे ने कर भी दिया, लो मिल गया। 8 अप्रैल 2024 को आया ये। बाप रे बाप, ये कहां से निकाला है आपने? ये किस एग्जाम में आया 8 अप्रैल 2024 को, शिफ्ट 2 में? अरे मोरी मैया, मिल गया भाई। आप गूगल भी कर सकते हो, गूगल पे भी मिल रहा है ये सवाल। इन भाई साहब ने ढूंढ दिया गूगल पे। अब आप मेरा तरीका देखोगे, अब आप मेरा तरीका देखोगे, ये किसने करवाया है इतना लंबा? मतलब मुझे तो देख के हैरानी हो रही है। अब आप मेरा तरीका देखना। पता सवाल में क्या है कि एक बच्चा क्या कर रहा है पहले सबसे, कि जैसे वो ये जा रहा है। अब मुझे लगता है जेई में भी उतरना पड़ेगा, अगर ऐसा सवाल जेई में आया है तो हमें जेई में उतरना पड़ेगा, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, ये लाइन लिख ली उसने, x + 2y = 2, ठीक है, ये लिख ली। फिर उसने ये बिंदु लिख लिया -4,2, 4,5 बिंदु लिख सकता है। फिर यहाँ पे वो इसकी इमेज ढूंढने में लगभग 10 मिनट लगाएगा। फिर इन्होंने कहा है कि उसका प्रतिबिंब इस पर स्थित है। फिर जो यहां से बिंदु आएंगे वो इसको इसमें पुट करेगा। यही तरीका है, आप देख लेना गूगल पे। अब मैं आपको बताता हूं मैंने दिमाग कैसे लगाया। भगवान, मतलब मुझे खुशी हो रही है, थोड़ा एटीट्यूड आ रहा है कि मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूं, थोड़ा एटीट्यूड बनता भी है। देखो मैंने क्या सोचा कि इसका जो सेंटर है वृत्त का, इसका जो वृत्त का सेंटर है वो है 4,-4,3 है सेंटर, ये सर्किल है। और इस सर्किल का सेंटर यहां से पता चल रहा है -4,3, पता चल रहा है या नहीं? तो मैंने पलाश भाई ये देखा, जैसे ही -4,3, देखो इधर ध्यान से, ये देखा मैंने, तो मैंने इसमें रखा -4,3, 3 दूनी 6 में से 4 गए 2, यानी मुझे पता चल गया कि 4,3 जो बिंदु है वो तो इसी रेखा पर स्थित है, यानी ये रेखा इसके सेंटर से गुजरती है, ये पता चल गया। ये रेखा इसके सेंटर से गुजरती है। आप ये कह रहे हो, सुनना मेरी बात ध्यान से, आप ये कह रहे हो कि कोई बिंदु है और उसका इस रेखा में प्रतिबिंब इस पे स्थित है। अब समझना भाई प्लीज, देखो एक बार मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे हो कि कोई एक बिंदु है, कौन सा? ये -4,5, और इसका इमेज इस वृत्त के ऊपर है, यानी ये तभी संभव है जब ये -4,5 वृत्त पे हो। ये बात मानते हो भाई? क्योंकि इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु की दूरी बराबर होनी चाहिए अगर इमेज है तो। यानी मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये बिंदु तो इस वृत्त के ऊपर ही स्थित है। अगर ये इसके ऊपर स्थित होगा तभी तो इसकी इमेज, अगर ये थोड़ा सा भी इधर हुआ तो इमेज यहां बनेगी, ये थोड़ा इधर हुआ इमेज यहां बनेगी। आप कह रहे हैं कि इसकी इमेज वृत्त पर है, यानी ये खुद भी वृत्त पर है। और अगर ये -4,5 वृत्त पर है तो -4 यहां रखूंगा, ये तो खत्म ही हो गया, खत्म हो गया। 5 यहां रखा, 5 में से 3 गए, 2 का स्क्वायर बराबर r²। तो r कितनी आ गई? 2। इससे सरल अगर इस सवाल का सॉल्यूशन ब्रह्मांड में मिल जाए तो मुझे बता देना। हो सकता है किसी और ने बताया हो, मैं चैलेंज नहीं करूंगा, बट अभी जो मैं देख पा रहा हूं, ये कितना बड़ा यूट्यूब चैनल है जिसपे आप देख रहे हो? 3.1 मिलियन है इनके। बड़ा चैनल है, मानना पड़ेगा भाई। आप समझ पाए क्या है? आप समझ पाए इस सवाल को? मैंने क्या किया, मैंने कहा इसका सेंटर है -4,3, और -4,3 तो इस रेखा पर स्थित है, यानी ये रेखा इसके सेंटर से गुजर रही है। अब आप कह रहे हो किसी बिंदु का प्रतिबिंब इस रेखा में इस वृत्त पे स्थित है, वो तभी संभव है जब ये भी इस वृत्त पे स्थित हो बिंदु। वो मैंने पुट करके r की वैल्यू 2 निकाल दी। बोलो कैसा लगा? मजा आया नहीं आया इस सवाल में? इस सॉल्यूशन में अगर मजा आया तो फटाफट से लाइक कर दो। अगर ऐसा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल एसएससी फेज एक्स में पूछे गए, तो आपसे भी पूछे जा सकते हैं। 12th बेस्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने आप में बहुत मुश्किल टॉपिक है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी बड़े सवाल होते हैं, आपको आगे भी कोई मुश्किल सवाल इसका मिले तो मेरे पास लेके आना, मैं उसकी गांठें तोड़ दूंगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ मेरा पुराना कड़ा रिश्ता है। ये सवाल देखना भाई, ये सवाल करके बताओ। आसान है, 9वां सवाल, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। तुम्हें बार बार कहना
लोग कहते हैं ये बहुत हंसते हैं साहब, मैं उनके लिए भी कहना चाहता हूं कि हंसना हंसाना तो हुनर है मेरा। मुझे वहां से पढ़ना जहां से मौन रहा हूं मैं। वो तो हमें मालूम है कि अंदर की ज्वाला किस कदर भड़क रही है, कि पसंद बहुत कुछ है मगर चाहिए कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। आप सबसे बहुत प्रेम रखा है यार, अगर उस दिन गुस्सा किए तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज झूठी हो सकती है लेकिन प्रेम में की गई गुस्सा नहीं, प्रेम में गिरे आंसू कभी झूठे नहीं हो सकते, प्रेम में की गई गुस्सा कभी झूठी नहीं हो सकती। देखिए, अभी अगर है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में हमने 6 रुपए की वृद्धि की तो 10% की बदतमीज हानि, एक तो सवाल नॉर्मल भी करो भाई, 20% के लाभ में बदल गई। अगर 10% की हानि यानी -10% और +20% में बदल जाता है, यानी मैं ये कह सकता हूं भाई 30% बढ़ जाता है सब कुछ, और उस 30% की वैल्यू 6 है, कह सकता हूं या नहीं? आप कह रहे हैं कि हमने उस वस्तु पर 15 रुपए कम में खरीदा और उसे 40% ज्यादा में लाभ पर बेच दिया। तो पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 100% की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे जी 20 रुपए। ये सीपी आ गई, उसकी सीपी आ गई। आप 15% कम में खरीदने की बात कर रहे हैं, 15% यानी 3 रुपए कम में खरीदने की बात कर रहे हैं, 17 में खरीद रहे हैं। बोलो, 20 रुपए को 15% कम में, आपको 40% इस पे भी लाभ चाहिए। इतना रद्दी सवाल था, लेकिन बस शायद आप करते नहीं ऐसे सवाल, इसलिए आपको मुश्किल लग रहा होगा। 23.8 उत्तर आ गया। दुनिया का सबसे रद्दी सवाल था। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल के अंदर कुछ भी था ऐसा, कुछ भी ऐसा था इस सवाल के अंदर, मुझे नहीं लगता। आसान था बहुत। बोलो भाई। हाँ जी, आप ठीक हो? कोई दिक्कत है? आप, कोई बच्चा कुछ कह रहा है, कुछ पूछ रहा है कोई बच्चा? कॉलर सही कर लूं? कॉलर खराब है तो कॉलर आप पहले नहीं बता सकते? एक बंदा नहीं रख सकते? नताशा नहीं है कॉलर सही? नए कुर्ते की ऐसी तैसी कर दी तुमने, बताओ। हमारी भी इज्जत है अपनी यार, कॉलर वॉलर हमारे ठीक होने चाहिए। एक बच्चा लिख रहा है, सर मैं पहली मोहब्बत था उसकी, लात पड़ी है बड़ी। वाह, क्या कहूं इसको। देखिए, आपकी सोच के ऊपर है कि या तो पहली मोहब्बत का मलाल कर लो, या फिर किसी का आखिरी इश्क बन के कमाल कर लो। यह आपके ऊपर है, अब डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है। एक बड़ा प्यारा सा सवाल आप सबके सामने है। इस सवाल में गलती होने के इतने चांसेस हैं, बताना भाई नताशा कि कौन बच्चा इस सवाल का क्या उत्तर दे रहा है। मैं आप सबसे उत्तर जानना चाह रहा हूं। अगर आपकी तैयारी का लेवल बहुत बढ़ गया है तो आप इस सवाल का उत्तर मुझे बता दीजिए कि पुरुषों का एक समूह एक दीवार बना रहा है, आधी दीवार बन जाने के बाद मूल समूह से दुगने लोग जुड़ते हैं, दीवार निर्धारित समय से 6 दिन पहले पूरी हो जाती है। दीवार को पूरा करने के लिए पुरुषों के प्रारंभिक समूह ने कुल कितने दिन काम किया था, यह बताना है। अगर कोई बता दे तो। प्रेम में वो बड़ा नहीं है जो कर रहा है, प्रेम में वो बड़ा है जो निभा रहा है, जिसके अंदर सहनशीलता है, जिसके अंदर उदारता है, जिसके अंदर क्षमा है, जिसके अंदर दया है, वो बड़ा है प्रेम में। देखिए भाई, आप नहीं कर पाएंगे इस सवाल को। आधी दीवार बन चुकी है, आधी दीवार बन चुकी है और आधी अब बची है। ठीक है जी, आधी बन चुकी है। आपको पता है कि अगर यहां पे एक आदमी काम कर रहा था, मान लेते हैं, तो यहां पे दुगने लोग और जुड़े हैं, एक के साथ अब 2 और जुड़ गए, 3। कई बच्चों को लग रहा है सिर्फ लोग दुगने हुए हैं, दुगने हुए नहीं है, दुगने जुड़े हैं, यानी लोग 1 से 3 हुए। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि अगर लोग 1 से 3 हुए तो अब वक्त 3 से 1 लगेगा, ये तो हम जानते हैं, वक्त कम हो जाएगा। ये नंबर ऑफ लोग हैं, ये नंबर ऑफ लोग हैं, और ये नंबर ऑफ डेज है। ठीक है,
ये नंबर ऑफ लोग हैं, ये नंबर ऑफ डेज हैं। ये 1 से 3 हुए, मानते हैं 1 से 3, तो मैंने कहा ये 3 से 1 होंगे। आपने कहा जी 3 से 1 होने का मतलब है 2 वक्त कम लगेगा, जिसकी वैल्यू सवाल में 6 दिन है। तो मैंने कहा पहले 3 दिन लगते थे, अब 2 की वैल्यू 6 दिन है, तो 3 की कितनी आ गई, 9 दिन। आपने कहा कि जी ये जो काम यहां पे होता है पहले 9 दिन में होता था, तो ये वाला भी पहले 9 दिन में होता होगा एक आदमी के साथ, तो ये वाला भी 9 दिन में होता होगा, यानी टोटल काम 18 दिन में होता था। अच्छा सवाल था बहुत, कुछ भी नहीं, मैं आपको फिर से बताता हूं। मान लेते पहले 1 लोग काम करते थे, ये लोग हैं, अब 1 से 3 हो गए लोग, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो डेज लगेंगे वो पहले 3 लगते थे डेज, और अब वो डेज लगेंगे 1। तो आप देखेंगे कि 2 दिन कम लग रहे हैं, और वही दिन है जो 6 दिन के बराबर है। तो एक आदमी पे अगर 2 की वैल्यू 6 है, तो एक आदमी पे जो 3 दिन लग रहे थे इसकी वैल्यू आ गई 9 दिन। यानी अगर एक आदमी इस काम को करता, आधे काम को, तो 9 दिन, तो यहां पे भी 9 दिन, और 9 दिन 9 दिन 18 दिन। अरे 2 बार 9 दुर्गे आते हैं, नहीं आते? तो बस बात खत्म हो गई। किसी को डाउट है तो बताओ। नताशा आप बताओ। रिचा, सॉरी नताशा तो आज नहीं है, आज रिचा है। रिचा आपको आ रही है बात समझ? बच्चों का कोई भी कंसर्न हो तो मुझे बता देना, किसी का भी, कोई भी इनका डाउट हो। अभी तो बहुत लड़ाइयां बाकी हैं, पहले आपकी जंग जीतनी है। कंटेंट से लेकर के भी बहुत लड़ाइयां बाकी हैं। देखें, ध्यान से सुनना। गांठें कैसे तोड़ते हैं, ये बहुत सिंपल है। जिनकी टूटी है उनसे पूछो जाके कि कैसे टूटी हैं, उनको महसूस करवाओ कैसे टूटी हैं। हम कैसे तोड़ेंगे? 2 प्रिंटर, लल्लन टॉप से पूछो, हमसे क्या पूछ रहे हो भाई। 2 प्रिंटर एक्स और वाई का क्रय मूल्य क्रमशः से 5400 और 3600 है। देखिए, मैं आपसे भी हाथ जोड़ के कहूंगा, सीरियस होके, हंसने की बात नहीं है। जिंदगी में कभी गलत मत करिए। हो सकता है आज आप गलत करेंगे, बच जाएंगे, कल बच जाएंगे, लेकिन एक वक्त आएगा जब आपके सारे झूठों का पर्दाफाश होगा, और ये सबकी जिंदगी में आता है। आज मैं इतना कॉन्फिडेंट रहता हूं तो मुझे मालूम है कि कोई सोच सकता है कि मैंने गलत किया होगा, लेकिन कोई साबित नहीं कर सकता। सोचने और साबित करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मेरी अपनी खुद की टीम से नहीं बनती। लोग तो और लोगों की बात कर रहे हैं कि मेरा और लोगों के साथ काम करना आसान है, मेरी खुद की अपनी टीम से नहीं बनती। ये लोग जो मुझे बोलते हैं, मैं इनकी 1% नहीं सुनता। आप पूछ के कभी देख लो मेरी टीम में किसी से कि मैं इनकी सुनता हूं। मुझे जो करना है और जो मुझे सही लगता है मैं वही करता हूं। मैं किसी के इन्फ्लुएंस में आके मैं वो कुछ भी ऐसा नहीं करता कि कल को कोई उठ के मेरे पे ये उंगली उठा सके कि यार ये चीज तो आपने भी की थी। मैं आज तभी बोल पाता हूं जब मैंने गलत नहीं किया, नहीं तो मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। अगर मुझे ऐसा ही बनना होता तो आज मेरे पास भी 1500 से 2000 करोड़ रुपए होते अकाउंट में, यकीन मानिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हमने हमेशा आत्मसम्मान के लिए कभी भी खुद के जमीर को गिरवी नहीं रखा, खुद के ईमान को गिरवी नहीं रखा। किसी के भी गलत में साझेदार नहीं बने हम। और ऊपर वाला है हिसाब किताब करने के लिए, वो देगा सबको सलाह, हम कौन होते। 2 प्रिंटर एक्स और वाई, बड़ा शानदार सवाल है। इनका क्रय मूल्य है 5400 और 3600। एक्स को A% और वाई, देखिए मैं पता है ऐसे सवाल को आपको डायरेक्ट बताता हूं, आप नहीं समझ पाएंगे, बट कोई बात नहीं समझ पाएंगे। देखो, पहले मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, फिर आपको उस तरीके से बताऊंगा जिस तरीके से आपको आदत पड़ी हुई है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, एक बार 5400 का A% निकालना है, एक बार B% निकालना है, यानी A+B% ही निकालना है। जब एक बार A निकाल रहे एक बार B, तो इकट्ठा निकाल लो A+B। वही सेम काम बत्तभी 3600 के लिए करना है। इसका एक बार A%, एक बार B%। तो फिर जब इसका भी वही निकालना है, उसका भी वही निकाल, तो दोनों को मिला के ना निकाल लो यार। दोनों मिला के 90,000 हो गए, 9,000, और 9,000 का A+B% होगा 90 और A+B। 9,000 का A+B%, और वो मिला के कितना आ रहा है जरा बताना। तो आपने कहा 117 दूनी 1170 है, और 1080 है। ये हो गया जी 250, 2250। यहां से एक लाइन में ही पता चल गया कि जो A+B है वो 25 के बराबर है। A+B किसके बराबर है? 25 के बराबर।
अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं तो एक बार 5400 का A% और फिर वहीं 5400 के B% में से घटेगा, यानी A-B% निकलना है, इसका भी A-B% निकलना है। दोनों का अंतर अगर कर रहा हूं तो इन दोनों का अंतर है 1800 का A-B% निकलना है, A-B। ये किसके बराबर है? इन दोनों का अंतर 117 में से 108 घटाएंगे, कितना होगा? 90। तो आपने कहा कि जी ये 5 बार कट गया, A-B कितना आ गया? 5। अगर A-B 5 है और A+B 25, तो हमसे A पूछा है, दोनों को जोड़ूंगा, A आ जाएगा 15। अब बस आपको ये डाउट जरूर रह गया होगा कि ये कैसे आया है, तो वो मैं इलेबोरेट कर देता हूं, वरना कोई बड़ी बात नहीं थी। 5400 का एक बार A% लेना था, एक बार B% लेना था, यानी 5400 का A+B% लेना था। 3600 का एक बार B% लेना था, एक बार A% जोड़ूंगा तो A+B% लेना था। इसका भी A+B%, इसका भी A+B%, 9000 का A+B%, 90 A+B आ गया। बोलो, बात आई समझ में या नहीं? तो आपने कहा जी हाँ आ गई समझ, आगे बढ़ते हैं। मैं अब इसको तरीके से बता देता हूं, छोड़ देता हूं बता के, आप समझदार हैं, खुद समझ जाएंगे। ये पेज शायद डबल हो गया भाई, डिलीट कर लेना एक पेज। आप बताओ 5400 का A% कितना होगा? तो 2 जीरो हट जाएंगे, 54A प्लस 36B बराबर 1170। फिर मैंने क्या किया, एक बार इसका B% तो 54B प्लस 36A बराबर 1080। ये तो आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें तो कुछ नहीं है। जब आप एक बार जोड़ेंगे इन दोनों को, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 कॉमन आ जाएगा और A+B बराबर 2250। जब आप एक बार घटाएंगे तो 18 A-B बराबर 90। तो आप पाएंगे कि वही दो इक्वेशन बन जाएंगी जो मैंने वहां बनाई। आप ऐसे कर लीजिए या वैसे कर लीजिए, बातें की। बोलो भाई, किसी को क्लियर है तो बताओ। एक चीज मैंने ये भी देखी कि जब 2024 के रिजल्ट में पलाश भाई बहुत हाई कट ऑफ गई, तमाम लोग आके उसे जस्टिफाई करने लगे, तो बच्चों को एक ही सहारा देखा, यार विनय भाई के पास चलते। और वही चीज जब इस बार हुई तो बच्चे भूल गए कि उस जरूरत के वक्त हमारे साथ कौन खड़ा था और इससे पहले भी कौन खड़ा रहा है। बच्चों को भी बहुत अभी सीखने की जरूरत है, जब हम लोगों को है तो बच्चों को तो होगी। और मैं इन सब चीजों को भी गलत नहीं मानता, मैं मानता हूं कि जरूरत बदलने पर लोग बदलते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जब तक किसी को आपसे फायदा है, कोई आपका सहारा है, किसी का आपको साथ चाहिए, तब तक ही लोग आपके पास रहेंगे। और जैसे ही उनकी जरूरत खत्म होगी, उनका व्यवहार, उनका बर्ताव पूरी तरह बदल जाएगा। तो आप कभी ये मत सोचिए, मैं बाकी शिक्षकों से भी कहूंगा कि कोई आपसे आपके लिए जुड़ा है, हर आदमी आपसे अपनी जरूरत के लिए जुड़ा है, ठीक है। तभी शायद दर्द भी नहीं होगा, तभी शायद मैं भी झेल जाता हूं इन बातों को। कहते हैं कि उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए, उम्मीदें जख्म देती हैं, उम्मीदें घाव देती हैं, उम्मीदें क्यों ही रखनी है, किसी से भी नहीं रखनी चाहिए। हालात बदलेंगे, लोग बदलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हर एक इंसान के जीवन के भी अपने हालात हैं, वो उसे बदलने पे मजबूर कर रहे हैं। पैसा, गरीबी, मुश्किलें, नौकरी, समाज, ये सब इंसान को वैसा बना देता है जैसा शायद वो खुद भी शायद बनना नहीं चाहता। तो गलत कह रहा हूं ऋचा? मैं ऋचा गलत कह रहा हूं? नहीं। 10,000 लोगों ने लाइक किया, पसंद किया, उनको अच्छा लग रहा है। अगला सवाल, ये सवाल जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि तुम गधे हो, ये सवाल क्यों पूछते हो? ये बड़ा डायलॉग है, तुम गधे हो। ऋचा, तुम्हारी ये स्माइल मेरा दिल तोड़ देती है, पता है? तुम्हारी ये स्माइल मेरा दिल तोड़ देती है। देखो, पहली बार ऐसा YouTube पे हुआ कि लास्ट सेशन में जब मैंने वो मूवी रिलीज की तो मैं टी शर्ट चेंज करना भूल गया, रिकॉर्ड टूट गया। अब तो खैर, अब मुझे रिकॉर्ड कोई ऐसा बनाना भी नहीं है, टूट गया तो टूट गया, अब क्या कर सकते। परेशान थे उस वक्त, इन चीजों पे ध्यान नहीं गया। देखो भाई, PQ, मैं ये कह रहा था पलाश भाई, ये दो संख्याएं इन्होंने खुद दे रखी हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि दो वो संख्याएं कि
एक दूसरी संख्या का उल्टा हुआ है। तो मैंने देखा अगर यहाँ 30 आ रहा है तो एक बात तो तय है कि किसी भी एक संख्या में 5 तो है, 5 है। अब देखो इसका उल्टा करूंगा तो 5 नहीं आएगा, इसका उल्टा करूंगा तो 5 नहीं आएगा, इसका भी नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन है। तो ऐसे सवालों में दिमाग क्यों लगाना है? अब मुझे सोचना भी नहीं है कुछ कि मैं पूरा सोचूं। इन्होंने खुद कहा एक संख्या p 2 अंकों की है, उसको पलटूंगा तो वो q बन जाएगी और दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये है। तो 30 अगर आ रहा है यानी किसी एक का तो यूनिट डिजिट 5 है। मैं तब फंसता जब यहां 56 होता, फंस जाता भाई, 56 होता तो फंस जाता, लेकिन अभी ऑप्शन में नहीं है। तो हमें ऑप्शन से भी सवालों को करना सीखना है। आगे बढ़ते हैं। यह सवाल बड़ा प्यारा दिख रहा है। ये कह रहा है 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग 100 हो सकता है। आप बताओ कैसे निकालोगे? 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग 100 हो सकता है? कोई से भी लगा हो सकता है। कैसे? देखो, जैसे आप ये कह सकते हो कि योग अगर 100 है यानी एवरेज 20 की बात कर रहे हो, और एवरेज बीच वाली संख्या होती है। तो मैंने कहा 20 21 आएगा, 22 आएगा, 19 18 आएगा, 19 आएगा। तो बोलो 20 बीच में आई या नहीं आई? पहले बताओ 20 बीच में आई नहीं आई? इन सब का सम करोगे तो हो सकता है 100, करने की भी जरूरत नहीं है। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल उनके योग के बराबर हो सकता है। पढ़ पढ़ के हम लोग परेशान हो चुके हैं। 1 गुणा 2 गुणा 3 परफेक्ट नंबर भूल गए, और 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 1 6, 1 गुणा 2 गुणा 3 परफेक्ट नंबर ही तो है। अरे 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल परफेक्ट नंबर देखना था, और परफेक्ट नंबर है 6, और 6 1 2 3 का मल्टीप्लीकेशन है। तो ये दोनों ही हो सकते हैं, बोथ 1 and 2। अच्छा सवाल था। स्टेटमेंट फॉर्म पे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। हम लोग बच्चों को नहीं संभाल पाते, इतने कम बच्चे हैं। मैं आज ईश्वर के बारे में सोचता हूं कि कितना मुश्किल होगा उस ईश्वर के लिए, और न्याय देना कि कौन कितना सही है, सबको भीतर से जानना चुप रहते हुए, और फिर अपनी फाइल में नोट कर देना कि इनको निपटाया जाएगा, एक वक्त आएगा। है मतलब बड़ा कमाल की बात है ये, हम सलूट करते हैं भाई। ये सवाल देखिए, इस सवाल को आप कैसे करेंगे मिस्टर पलास? आप मुझे बता सकते हैं आपके पास क्या अप्रोच होगी जब आप इस सवाल को करने जाएंगे? क्योंकि आपको देखिए 2 बातें हैं, एक तो -1/7 7 -7, ये कॉमन है कुछ चीजें, यानी अगर एक चीज भी हम निकाल लेते हैं तो शायद बात बन सकती है। बता सकते हैं? ऋचा आप बता सकते हैं? आपने तो छोड़ दी सीजीएल की तैयारी, नहीं कोई मतलब नहीं अब सीजीएल से, आंदोलन होगा। अरे ऋचा कह रही है मैंने छोड़ दिए वो सब धंधे जिनके अंजाम थे गंदे, छोड़ दिया वो हर काम जिसका बुरा था अंजाम। नहीं ऐसे मत छोड़ो, आप लोग गलत हिम्मत हारते हो। ये सोचना गलत है। पहली बात तो ये न्यूज गलत है कि 100% सीटें बिकती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मेरी चेयरमैन से गुजारिश है कि आप आकर के बताइए, एग्जैक्ट डेटा दीजिए कि कितनी बिकती हैं और कितनी नहीं, क्योंकि बच्चों में, अरे आप बच्चों में इससे बहुत नेगेटिविटी आई है। 100% सीटें बिकना मतलब आप भारत के लोकतंत्र संविधान हर चीज पे उंगली उठा रहे हो। 100% नहीं बिक सकती। 100% तो सब्जी मंडी में जो टमाटर लेके आता है वो नहीं बिकते हैं, कुछ फेंकने पड़ते हैं लास्ट में। आलू नहीं बिकते, 100% सीटें नहीं बिकती हैं। और अगर 100% सीटें बिकती हैं तो मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो अपने यहां रिजल्ट जारी करते हैं कि ये 200 लड़के हमारे यहां से सेलेक्ट हुए, और जब आपको पता था कि 100% बिकती हैं तो आपने इन 200 लड़कों का रिजल्ट कैसे छाप दिया? आप कैसे चिल्लाने लगे रैंक 3 मेरा है, रैंक 3 मेरा है? हमने ये सुना था आज से 2 साल पहले कि टॉपर बिकते थे, अब लोग कह रहे हैं हर सीट बिक रही है। आपने भी तो ये कहा है ना कि AIR 151 मेरा है, इन्होंने कहा AIR 52 मेरा है, यानी आपको उन बच्चों पर ही शक है कि 100% सीटें बिकती हैं। एकदम गलत बयान है, ऐसा नहीं है, 100% नहीं बिकती है। हाँ जितनी भी बिक रही है वो गलत है, और उसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। झुका के रहेंगे सिस्टम को, आग लगी हुई है अंदर, हिम्मत नहीं हारनी है। कभी कभी गुस्से में ऐसा हो जाता है, देखिए समय के साथ इंसान की सोच बदलती है, तो इस चीज को भी हमें समझना पड़ेगा कि सोच और प्राथमिकता, प्रायोरिटी भी इंसान की सोच बदलती है समय के साथ। जो पहले आपके साथ समय बिताना चाहता था आज शायद नहीं चाहता होगा। तो
तो वैसी सोच है, किसी भी सोच को परमानेंट मत माना करिए कि किसी ने अपनी सोच दे दी उसको लेके आप बैठे रहेंगे और पागल होते रहेंगे, ठीक है। चलिए एक सवाल करते हैं, बहुत प्यारा है और आज आपसे बात भी बहुत हो रही है। हमेशा से आदत है बातें करने की ताकि आपका मन हल्का रहे। फिर से कह रहा हूं कि अंदर भले ही कितने दुख हैं बट कोशिश यही रहती है कि आपको हंसाएं और ये हुनर है। क्या स्टैंड अप कॉमेडियंस के जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है? आसाफ वो कॉमेडी करता फिरता है, उसकी जिंदगी में परेशानी नहीं है, वो भी चाहता सरकारी नौकरी लगे और इसी उम्मीद में दिल्ली आया भी था, लेकिन आज देखो सबको हंसा रहा है, खुद भी हंस रहा है। तो कोई हंस रहा है का मतलब नहीं है कि उसकी जिंदगी में सब कुछ बहुत सही है। और आजकल बहरूप ये इतने हैं कि कोई रो रहा है तो ये भी मत समझिए इसकी जिंदगी में वास्तव में दुख है। टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा देखिए कॉट अल्फा अगर एक है तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि किस क्वाड्रेंट में है, नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मुझे इतना पता है कि किसी भी क्वाड्रेंट में हो टेन अल्फा भी एक होगा, मानते हो? अब मुझे ये सोचने की जरूरत है कि सेक बीटा -5/3 है, तो मैंने एक गंदा सा ट्राइंगल बना लिया आपके कहने पे। ये रहा सेक बीटा का, मैंने एक ट्राइंगल बना लिया कि ये बीटा है और 5/3 है, 5 और बटे 3 ये 4। अब मुझे देखना पड़ेगा कि बीटा किस क्वाड्रेंट में है। मिस्टर पलास आप बताइए बीटा किस क्वाड्रेंट में है? 90 से लेके पाई है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में अगर सेक नेगेटिव होता है तो 10 भी नेगेटिव होता है, तो यानी ये -4/3 आ जाएगा और नीचे 1 + 4/3 आ जाएगा। मैंने देखा ऊपर -1/3, नीचे 7/3, ये आ गया -1/7। ये बात तो तय हो गई कि उत्तर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अच्छा इसने ये भी पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अब देखो ये लगभग 90 से बड़ा है और ये 180 से बड़ा है, और अल्फा प्लस बीटा अगर ऐसा है तो फर्स्ट में तो नहीं लाई करेगा। करेगा क्या? अरे बोलो भाई, बोलो क्या करेगा? लाई फर्स्ट में करेगा? किसी भी स्थिति में नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी 90 से बड़ा है, 180 से बड़ा है, तो फिर एक फोर्थ ही ऑप्शन बच जाता है। तो दिमाग लगाने की एग्जैक्ट जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही उत्तर बता सकते हैं। असलियत का क्या है ना कि कभी कभी लोग शुरुआत में जैसे होते हैं ना दिखते नहीं, उनकी असलियत धीरे धीरे सामने आती है। आप सोचते हो वो बदल गए, और सच्चाई ये होती है कि वो शुरू में भी वैसे थे, बस हम देर से पहचान पाए। तुम्हें मैं बार बार एक ही चीज के लिए कह रहा हूं, बार बार एक ही चीज के लिए, तुम समझ नहीं रहे हो, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो तुम मुझे। क्यों करना है? पढ़ाने दो, अभी डिस्टर्ब नहीं, बिल्कुल बातें नहीं। आरोही क्रम में व्यवस्थित 3, 5, 7, 2 के 12, 16, 21, 24 के लिए माध्यिका के सापेक्ष औसत विचलन 6 है, तो माध्यिका बताओ। आप बता सकते हो भाई? बातें मत करो, एक सवाल देखो पहले, अलग हट जाता हूं मैं। देखो जरा सवाल, बहुत नौटंकियां हो रही हैं तुम्हारी, गांठें तोड़ दूंगा, बता रहा हूं, पढ़ाई कर लो अच्छे से। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खिंचा जा रहा, जाने ये कैसी डोर है। देखिए थोड़ा सा लेंथी सवाल है और कोशिश करिएगा। पहले तो मीडियन निकालनी पड़ेगी, बताना जरूरी है, बताओ। थोड़ा लेंथी सवाल है, मैं बताता हूँ। मुझे भी ये सब चीजें बहुत साल पहले पढ़ी थी तो याद भी नहीं रहती। अगर ये आरोही क्रम में ही है तो 3 हटा दिया, यहां से 3 हटाया,
24, 21, 5, 7, 16। तो मीडियन जो निकलेगी बेसिकली इन दोनों का एवरेज होगी। अगर एवरेज निकालूं दो संख्या को तो 2k प्लस 12/2 k प्लस 6 क्या आ गया मीडियन। मीडियन कितनी आ गई k प्लस 6, k प्लस 6। लेकिन इसने क्या पूछा है माध्यिका के सापेक्ष औसत विचलन क्या पूछा है सवाल में, देन द मीडियन इज, गलत लिखा हुआ है। तो माध्यिका क्या है ये बताना, पहले k का मान निकालना है। मीन डेविएशन दिया हुआ है तो मीन डेविएशन पहले मैंने क्या निकाला मीन, सॉरी पहले मुझे मीन निकालना पड़ेगा ना। मीन कैसे निकलेगा बता सकते हैं आप, मीन कैसे निकलेगा वो बाद में निकाल लेंगे, पहले मैंने माध्यिका निकाली कितनी है k प्लस 6। अब ये जो मुझे दिया हुआ है ध्यान से समझना, ये जो मुझे दिया हुआ है ये मीन डेविएशन ये कैसे निकलता है आप देखो। मैंने मॉड 3 में से लिख दूं क्या, डायरेक्ट निकालता हूं। 3 में से मुझे ये k प्लस 6 घटाना पड़ेगा, प्लस अगली संख्या 5 में से मुझे ये k प्लस 6 घटाना पड़ेगा, प्लस 7 में से प्लस सुनते रहना एक मिनट, 1 2 3 हो गई संख्या। 2k में से ये घटाऊंगा। अब आप कहो तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता, बट कोई बात नहीं, आपको फिर समझ में नहीं आएगा कि कैसे निकलता है। प्लस बड़ा गंदा सवाल है ये, किस बदतमीज ने पूछा है? अभी पूछा गया क्या ऐसा कोई सवाल? पूछा गया होगा तभी हमने लिया है इस सवाल को, ऐसा नहीं है हम बिना पूछे नहीं लेते हैं किसी को भी। मुझे भी बुरा लग रहा है इस सवाल को करते हुए। 21 में से k और 6 घटना, प्लस 24 में से k और 6 घटना। वाह, अब कितनी है टोटल संख्याएं जरा बताना भाई? 8। यहां से हमें k का मान निकालना है ना, 8। और ये किसके बराबर दिया हुआ है सवाल में? मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन निकाल रहे हैं ना। सुनो मेरी बात, जब आप मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन निकालते हैं तो मीडियन क्या होती है, हर एक में से माइनस होगी। और मीन निकलता कैसे है? सबका सम बटे 8। कितना दिया हुआ है ये 6 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है। अब अगर हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो यहां से k कितना आएगा मुझे k बता दो भाई, आपने निकाला है तो। k यहां से कितना आ जाएगा? 5 है। k 5 आ जाएगा। और अगर k 5 आ गया तो हमसे मीडियन पूछ रहा है 5 प्लस 6, 11 उत्तर आ रहा होगा। फिर ये निकाल लेना आप, फॉर्मूला समझ गए क्या है। अगर कोई कहे कि मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन तो पहले मीडियन निकालो। अब हमें मीन कैसे निकलता है, इन सबको जोड़ के बताइए। लेकिन अबाउट द मीडियन है तो सब में से मीडियन माइनस होती रहेगी, बस बात खत्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, और भी सवाल हैं। ये सवाल देखिए, ये सवाल कोई बच्चा बता सकता है? कोई भी? देखिए तो थॉटिकल सवाल है। ये कह रहा है कि बहुलक की गणना आयत चित्र से की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि बहुलक होता क्या है, जो सबसे अधिक बार आता है। तो जो सबसे अधिक बार आता है वो बहुलक होता है, इसलिए उसकी गणना की जा सकती है। माध्यिका पैमाने के परिवर्तन से स्वतंत्र नहीं है। इंग्लिश में पढ़िए, मीडियन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। बिल्कुल सही बात है। माध्यिका इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ, माध्यिका डिपेंड करती है अगर आप स्केल चेंज करोगे, तो सही बात है ये भी। ये कह रहा है वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, ये गलत है। तो अगर ये सवाल एज इट इज आ जाता है तो ए और बी। बाकी मैंने अभी स्टैटिक्स का एक वीडियो आपके लिए डालना है, वो आप वीडियो देखोगे तो आपको ये सारी चीजें ग्राफ से लेकर के हर तरीके से क्लियर हो जाएंगे। एक्चुअली क्या है ना, विचरण पैमाने के परिवर्तन पे जो स्केल है उस पर डिपेंड करता है, चेंज ऑफ स्केल पे डिपेंड करता है। लेकिन इन्होंने लिखा हुआ है कि वेरिएंस इंडिपेंडेंट है, वेरिएंस डिपेंड करता है स्केल के पैरामीटर पे। यही आ रहा है इसका उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 हो गए, 10 और खींचने हैं बस। ये सवाल देखना पलाश भाई, ये टाइम एंड वर्क का सवाल मैं देख रहा था और किसी एग्जाम में आया। अगर जैसे मैं इस सवाल को पूछूं तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा? सवाल मुश्किल है भाई, 32, 24, 28 का एलसीएम लूंगा। उसके बाद मैं ये देखूंगा कि सवाल में पूछा क्या है। सवाल में पूछा है ये,
आप देखो सवाल में ये पूछा है, सवाल में ये चीज पूछी है, पूछिए। अच्छा ये चीज क्या है जो पूछी है, तो आप कहेंगे ये x और ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 20 है। यानी जो भी उत्तर होगा और वो जितना 20 से बड़ा होगा, जो भी उत्तर होगा और वो जितना 20 से बड़ा होगा, समझना, उन दोनों के फैक्टर का अंतर 2 होना चाहिए। तो मैंने कहा 20 से बड़ा है 5, क्या 5 के ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिसका अंतर 2 हो? यानी ये उत्तर नहीं हो सकता। 20 से बड़ा है 8, 8 के ऐसे फैक्टर हो सकते हैं? तो आपने कहा 4 और 2 हो सकते हैं, यानी x की वैल्यू 4 हो सकती है, ये उत्तर हो सकता है। 16, 20 से बड़ा 16 के ऐसे फैक्टर नहीं हो सकते। 42 यानी 22 के ऐसे फैक्टर नहीं हो सकते। तो मैंने इस पूरे सवाल को सॉल्व ही नहीं किया, सिर्फ पूछा क्या है उसके बेसिस पे उत्तर बता दिया। तो ये सब चीजें भी आपको मेरे मॉक में सीखने को मिलेंगी, हर सवाल करने की जरूरत नहीं। ये सवाल यूपीएससी सीसेट का सवाल मैंने एज इट इज उठाया है। अगर आप में से कोई भी माइका लाल इस सवाल का उत्तर बता देता है, यूपीएससी सीसेट, आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों के सॉल्यूशन देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आज जाके देख लेना 2023 में। ऐसे डालना गूगल पे, यूट्यूब पे कि यूपीएससी सीसेट 2023 के सवाल, फिर इस सवाल को देखना और करते रह जाना, बस यही तो रह गया करना। आप बताओ जरा करके उत्तर इसका फटाफट से। 8 सवाल और रह गए, जल्दी से खत्म करेंगे। आप जो ये मुझे दिखाते रहते हैं ना, वहां पे ये चीज मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है। इस चीज के लिए मैंने 100 बार मना किया टीम को, 100 से भी ज्यादा बार, बट आपने नहीं माना कभी। देखो भाई, ऐसा लगता है अब एसएससी का शिक्षक होना कि वो सफर है जिसमें पाँव नहीं दिल दुखता, चाहे वो बच्चे हों चाहे टीचर हों। हम लोग, आप एक ऐसे सफर में हैं जहां चल रहे हैं तो पाँव नहीं दिल दुख रहा है, और दिल बेचारा माफ करना भी जानता है, बट क्या करें, भूलने की आदत नहीं है। हम सब के साथ यही दिक्कत है कि हम लोग भूल नहीं पाते। मूव ऑन हमारे लिए मुश्किल है, चाहे वो कोई भी जख्म हो, छोटा बड़ा। तो वो बात याद आती है कि कितना भी ठीक करूं जिंदगी को, फिर भी कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है, सबके साथ है। फिर देखिए आपने वो किया तो ये बंद कर दिया, एक समस्या थोड़ी है कोई। चले मैं ये सवाल बता रहा हूं पलाश भाई, मैं ये कह रहा था इसमें बहुत सारे लोग ना इसके पीछे पागल हैं कि एबीसी कैसे निकलेगा, डीईएफ कैसे निकलेगा, वो इसी में पागल है, जबकि नहीं होना था। कैसे बताता हूं। ये बात तय है कि जब सी और एफ को जोड़ा गया होगा तो यहां अगर 1 आया है, इसका मतलब 11 आया होगा। आप बताओ, तभी तो कैरी गया होगा, तभी ये 4 अंकों का हुआ है। अगर मैंने, क्योंकि सारी संख्याएं, कोई भी शून्य नहीं है संख्या, कोई भी संख्या शून्य नहीं है। अगर वो शून्य नहीं है और 2 अंकों का जोड़ 18 से बड़ा नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि जब इसने सी और एफ को जोड़ा होगा तो 11 आया होगा। तो मैंने कहा यहां से सी हटाओ, यहां से एफ हटाओ, 11 लिख दो, आया होगा पक्का 11। अच्छा आप बताओ, अगर यहां फिर 1 है तो जब मैंने बी और ई को जोड़ा होगा तो 10 आया होगा और कैरी लग के 1 हो गया होगा। मानते हुए नहीं? जब मैंने बी को और ई को जोड़ा होगा, ये 11 था, ये 10 आया होगा और 10 और 1 11, फिर 1 आ गया होगा। ऐसे जब मैंने ए को और डी को जोड़ा होगा तब भी 10 आया होगा और फिर 1 हो गया होगा। मानते हो? तो मैं एग्जैक्ट अंक क्यों निकालूं? आपने अगर कभी भी ऐसा सवाल किया है तो इससे बेहतरीन तरीका नहीं देखा होगा। अगर मैंने ए और डी का जोड़ निकाल दिया, ये 11 आ गया। अब अगर मैं बी और ई बता रहा हूं, कितना आ रहा है? 10, और मैं ए और डी बता रहा हूं 10, तो मैं सबका जोड़ कह सकता हूं 31। इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। आप समझ पाए मैंने कैसे किया? हम्म, 11वें क्वेश्चन का उत्तर गलत है, हो सकता है हो गया हो, करा नहीं होगा जानबूझ के। ये 11वें का उत्तर गलत है। क्यों? पी और क्यू के बीच का अंतर पूछ रहा है। हो राम, मैंने पता है क्या सोचा कि बदतमीज संख्या पूछ रहा है, इसकी भैंस को भोपाल ले जाओ। मैंने संख्या समझ लिया, लेकिन एक बात तो तय है अपना कि 45 है एक संख्या, क्योंकि 5 आना जरूरी है। अब अगर मैं इसको 45 से भाग करूं तो 45 से 243 25 बार 5 बार कटेगी, तो ये 5 और 54 आ गई। तो इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर 9 हो जाएगा।
अब सही है उत्तर, कोई बात नहीं, लेकिन पता तो लग रही है, अभी भी करने की जरूरत अभी भी नहीं पड़ रही। अगर एक 45 पता है कंफर्म है तो दूसरी अब 35 भी हो सकती थी, बात यह है। लेकिन वो हमने इसलिए नहीं लिया ना क्योंकि 9 का मल्टीपल यहाँ भी है, 243 कट रहा है, यहाँ भी 9 का मल्टीपल है, इसलिए हमने 45 ही लिया कि ये तय हो गया था कि 9 का और 5 का मल्टीपल कंपलसरी है। देखिए मैं तो एक ही चीज कहूंगा इन सारे मुद्दों पे जो पिछले दिनों चले, कि गुलामी किसी की अच्छी नहीं होती, ना गैरों की ना अपनों की, किसी की नहीं करनी। आप अपना स्वतंत्र विचार रखिए। एक वीडियो आकर के आपके पर्सपेक्टिव को बदल देता है, एक थंबनेल आकर के आपके पर्सपेक्टिव को बदल देता है, एक रील या शॉर्ट आपके पर्सपेक्टिव को बदल देती है। और आपने पूरे हिंदुस्तान का ठेका लिया है कि आपको हर रील शॉर्ट देखनी है और उस पर कमेंट करनी है। क्यों भाई? आप इसी के लिए पैदा हुए थे कि सांप का जन्म हुआ था, सांप के घर में मोनू पैदा हुआ था, मोनू का जन्म हुआ था, किस लिए? कि मोनू कमेंट करेगा वीडियो पे। राजू पैदा हुआ था, राजू कमेंट करेगा वीडियो पे, इसी के लिए इनका जन्म हुआ है। ऊपर से खुदा ने लिख के भेजा है, खुदा ने लिख के भेजा है कि ये कमेंट, वीडियो, लाइक इन सब के लिए पैदा हुए हैं। आपकी अपनी भी तो इंडिविजुअलिटी है, आप उस पर काम करिए ना। आप किसी की बातों में क्यों आना है? किसी की में मत आइए, ना गैरों की, ना अपनों की, ना मेरी, ना उनकी, किसी की नहीं। आपकी अपनी सोच विकसित करिए। और कई बार हमेशा जवाब देना जरूरी नहीं होता, जिंदगी में बहुत बार ऐसे हालात आएंगे जहां चुप रहकर भी मुस्कुराना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल फटाफट से खत्म करते हैं। एबीसी में दो माध्यिकाएं एडी और बीई जी पर समकोण पर काटती हैं। यदि एडी 18 बीई 12 तो एबी का स्क्वायर और एई का स्क्वायर किसके बराबर है? वाह, सवाल पहली बार देख रहा हूं, अच्छा लग रहा है देखने में। अच्छा तो बहुत कुछ लगा था। एबीसी में दो माध्यिकाएं, ए बी सी में दो माध्यिकाएं, एडी और बीई, यही है ना सवाल? एडी और बीई दो माध्यिका जी पर समकोण पर काटते हैं, समकोण पर काट रहे हैं। एडी कितनी है? 18। तो मैं ये कह रहा था अगर ये 18 है तो 18 को डिवाइड कर सकते हैं ना 2 1 में। ये कह सकते हैं कि 12 है, ये 6 है, कह सकते हैं बिल्कुल। बीई 12 है तो बीई को 8 और 4 कह सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल। सवाल में क्या पूछा है? एबी का स्क्वायर पूछा है और एडी एई का स्क्वायर पूछा। बड़ा अच्छा सवाल है। एक बात बताना, अगर ये 90 पे काट रही है तो 12 का स्क्वायर 144 और 8 का स्क्वायर 64, यानी मैं एबी का स्क्वायर जो है वो कह सकता हूं 144 प्लस 64 है। और एई का स्क्वायर कितना है? एई का तो आप कहेंगे 12 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कॉमन लेके मैं कट भी कर सकता हूं। 4 का स्क्वायर ये कितने का था? 12 का, और 8 का स्क्वायर लिख देता हूं इसको भी, 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो मैंने 4 के स्क्वायर से काटा तो 3 का स्क्वायर बचा 9 और ये 8 का स्क्वायर बचा 4 अनुपात 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1। उत्तर आ रहा है 13 अनुपात 10। क्या उत्तर है 13 अनुपात 10? है बिल्कुल। आसान सा सवाल था, मुझे भी बड़ा मुश्किल लगा पहले, बट कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं था। बस माध्यिकाओं को 2 अनुपात 1 में बांटना था। कोई भी माध्यिका जब कट करती है वो सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड माध्यिका को 2 अनुपात 1 में बांटता है। 18 को 2 अनुपात 1 में बांटना है तो 2 अनुपात 1 का मतलब 3 6 18, 6 दूनी 12 और 6 और 8 और 4, बात खत्म। अगला सवाल है कि 289 क्यूब के अंतिम 2 अंक क्या है? आपने करा कभी ऐसा सवाल जीवन में? आपको याद है मैंने अंतिम 2 अंक निकालने के लिए सिखाया था कि कोई बात नहीं, आप ये देख लीजिए कि 50 से भाग करने पे कितना रिमाइंडर आएगा। तो आपने कहा 50 से भाग करने पे रिमाइंडर आएगा -11 की क्यूब और बटे 50, यानी रिमाइंडर कितना आ गया? 11 की क्यूब कितनी होती है? -1331 बटे 50। अब आप कहेंगे कि हमें अंतिम अंक से मतलब है तो मैं -31 लिखूंगा। अब माइनस में रिमाइंडर आ गया तो 50 जोड़ना पड़ेगा, 19 आएगा। अब देखिए किसी संख्या को, ध्यान से सुनना प्लीज, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, किसी संख्या को 50 से भाग करने पर 19 आया तो 100 से भाग करने पर क्या आ सकता है? क्योंकि अंतिम 2 अंक तो 100 से भाग करने पर निकलते हैं। तो आपने कहा वो या तो 19 ही हो सकता है या 50 + 19 69 हो सकता है। अब हम ऑप्शन में गए तो एक 69 हमें मिला, सी इज द करेक्ट आंसर।
अगर किसी संख्या को 50 से भाग करने पर 19 आ रहा है तो 100 से भाग करने पर या तो 19 या 69 में से कोई एक आ सकता है। बात खत्म। क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो बताना। आगे बढ़ते हैं। 20वां सवाल, मदिरा का सवाल आ गया। टाइम बिल्कुल भी सही नहीं है। मदिरा से भरे एक पीपे में 6 लीटर मदिरा निकाली जाती है और इसे पानी से भरा जाता है। ये कार्य एक बार फिर से किया जाता है। अब पीपे में शेष मदिरा की मात्रा और पानी की मात्रा से अनुपात 16:9 है। जब भी कभी ऐसा सवाल आता है तो पहले हम कहते हैं कि भाई टोटल और जिसको आप छेड़ रहे हो मदिरा, उसका अनुपात पता कर लो। तो आपने कहा कि जी टोटल था 25। अगर शुरुआत में मैं सारी मदिरा मान लूं, सारी मदिरा थी भी शुरुआत में, तो वो 25 थी और लास्ट में वो बेचारी 16 बची है। अच्छा, वो बेचारी बची क्यों है? क्योंकि आप बार बार निकाल रहे हो और आपने 2 बार ये कार्यक्रम किया है। तो मैंने कहा अगर मैं ये एक ही बार कार्यक्रम करता तो आपने कहा इसका अंडर रूट ले लो। उस स्थिति में मदिरा 5 से 4 बचती। पहली बार अगर निकालते तो मदिरा 5 से 4 बचती, यानी एक कम हो जाती। अच्छा, निकाली कितनी थी? 6 लीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि इस एक की वैल्यू 6 लीटर थी। अगर एक की वैल्यू 6 लीटर थी तो शुरुआत में पीपे में मदिरा कितनी थी ये बताना है। तो 5 30 लीटर मदिरा। अभी तक आपने जो मेरे मॉक देखे हैं, इतना टाइम लगता है। अब जो आगे आपको मॉक के वीडियोज मिलेंगे 18 से 22, 23, मैक्सिमम 30 मिनट में 25 सवाल आपके सामने खत्म हो रहे होंगे, चाहे सरल या नहीं, सरल हो या मुश्किल हो। और जो भी रिकॉर्डेड मॉक आएंगे वो सब के सब अभिनय मैथ्स प्रो यूट्यूब चैनल पे आएंगे। आपके थोपड़े उड़ा देंगे वो मॉक। क्या उड़ा देंगे? आपके थोपड़े। ठीक है भाई। एक बच्चा कह रहा है कि सर आप लास्ट वीडियोज में बहुत गुस्सा कर रहे थे। देखो, जरूरत तय करती है कि बोल कब तक और कहां मीठे रखने। दूसरों के लिए खुद को खोया है मैंने। उन 48 घंटों में मैंने किसी के अंदर अपने लिए अपनापन नहीं देखा है। हर कोई बदल गया था। मैं कल जैसा था आज भी वैसा ही हूं और फिर से लिखूंगा सफलता की एक नई कहानी। खत्म होगा ये बर्बादियों का दौर, कह के जा रहा हूं। अभी लगा होगा दूर चला गया, जवाब नहीं आ रहा। कभी कभी खुद से मिलने के लिए भी दूर जाना पड़ता है बेटा। हमने कभी जमाने के पीछे नहीं भागा है। अगला सवाल बहुत खूबसूरत है। मान लीजिए कि x 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 28, 40, 42 और 48 से भाग देने पर शेषफल 6 बचता है। देखिए, इसमें आप देखिए कि क्या कोई 3 का मल्टीपल है। आपने देखा हाँ 42 भी 3 का मल्टीपल है, 48 भी 3 का मल्टीपल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी संख्या को 42 से भाग देने पर 6 बच रहा है तो 3 से भाग देने पे तो 0 बचेगा, यानी संख्या 3 से कटेगी। तो x अगर 3 से कट रही है तो इसका सम ऑफ डिजिट भी 3 से कटेगा। पहले भी मैंने ऐसे सवाल लिए आपको। इसका सम ऑफ डिजिट भी 3 से कटेगा और सवाल में सम ऑफ डिजिट ही पूछा है, जो एक ही ऑप्शन है जो 3 से कट रहा है, दैट इज 15। तो इस सवाल को पूरा करने की जरूरत नहीं थी। अल्ट्रा कैल्सी बैच में भी आपको ये सब चीजें सिखाई है मैंने। अगला सवाल, sec x प्लस 10x बराबर 2/5 माइनस 2a, कोसेक y माइनस कॉट y बराबर 3/1 प्लस 3a, sec x प्लस कोसेक y। ये इतना फर्जी सवाल है कि ऐसा सवाल पेपर में आ जाए तो आपकी रूह कांपने लगे। आप बता सकते हैं इस सवाल का उत्तर? बताओ, देखिए बताओ जरा, कोई बताएगा जब तक मैं आपसे बात करता हूं। देखिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जब आप ये सोच लेंगे ना कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा तो दुख अपने आप कम लगने लगेंगे। हो सकता है भाग्य में ना होना ही भाग्य हो, क्या करोगे तब? हो सकता है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। और यहां हर व्यक्ति अपनी स्थिति में संघर्ष कर रहा है, ये याद रखना।
देखो भाई, मैं कह रहा हूं जो हमसे पूछा है क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं, sec x और tan x को एक साथ लिख लिया मैंने, और प्लस cosec y और cot y को एक साथ लिख लिया, लिख सकते हैं। आपको पता है sec x माइनस tan x कैसे निकलता है अगर sec x प्लस tan x दिया हो? काफी सारे लोग जानते होंगे और काफी नहीं, कि अगर sec x माइनस tan x निकालना है तो उल्टा हो जाता है sec x प्लस tan x, उल्टा हो जाता है। क्यों हो जाता है उल्टा? क्योंकि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 होता है, ठीक है। तो मैंने कहा sec x माइनस tan x कितना होगा, तो आपने कहा 5 माइनस 2a बटे 2 होगा, प्लस ये भी उल्टा हो जाता है, सेम आइडेंटिटी है, तो 1 प्लस 3a बटे 3 होगा। तो ये लग रहा था मुश्किल सवाल, बट कुछ भी नहीं था। 5 बटे 2 यानी 2.5 माइनस a प्लस 0.33 प्लस a से a कट गया तो ये आ गया 2.83। ऑप्शन भी बड़े खतरनाक थे, देखने में डर लग रहा था कुछ भी नहीं। अच्छा सवाल था। ऐसे ही नए सवाल पूछे जाएंगे। और क्या पूछा जाएगा? क्या बना देगा कोई एसएससी में? कोई क्या बना देगा आप बताओ? और मैंने कभी रिचा, जो लोग कहते हैं आज की अभिनय को ये चाहिए था, अभिनय को वो चाहिए था, मैंने कभी सर्वस्व बनने की अभिलाषा रखी नहीं कि मुझे सर्वस्व बनना। सर्वस्व या सर्वोच्च कुछ होता ही नहीं है। हाँ, मैंने ये जरूर आकांक्षा अपने जीवन में रखी कि जो मैं करूं वो औरों से अलग करूं, कोई अन्य विकल्प संभव ना हो, ये मैंने जरूर उम्मीद रखी, बट ऐसा नहीं किया कि खैर क्या कर सकते हैं, सब ठीक रहा जो भी है। एक बहुत प्यारा सा सवाल आप सबके सामने है, आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा ये सवाल, देखते हैं कौन कर पाएगा या नहीं। क्या है सवाल? इनकम टैक्स ऑफ राम एंड रोहित इंक्रीज बाई 14.2% और 12.5% रेस्पेक्टिवली, बट द रेट ऑफ इनकम टैक्स फॉर देम डिक्रीज सो दैट देयर टैक्स पेड विल नॉट चेंज। अच्छा, टैक्स कैसे निकलता है आपसे पूछ रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं टैक्स कैसे निकलेगा, तो आप बोलेंगे इनकम और गुणा उसका टैक्स रेट जितना भी हो। 1 लाख इनकम है, 5% टैक्स रेट है, 5% हो जाएगा इनकम का। आप ये कह रहे हैं कि ये चेंज नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं ये नो चेंज नहीं। इसका मतलब है कि इन दोनों का रेशियो उल्टा होगा, इनवर्स होगा, इनवर्स होगा रेशियो। भाई इनकम बढ़ाओगे तो टैक्स रेट कम करनी पड़ेगी। तो बस यही कॉन्सेप्ट लगाना था। मैंने यहां पे लिखा राम, मैंने यहां पे लिखा रोहित। अब आप कह रहे हैं 14.2/7% इसकी इनकम बढ़ी है, यानी 7 से 8 हुई है इनकम। ये इनकम लिख रहा हूं मैं यहां पे, इनकम। अच्छा, रोहित 12.5% मतलब 8 से 9, 8 से 9 हुई है। रोहित क्या कह रहा है? 8 से 9, ठीक है, ये इनकम है। तो मैंने कहा फिर टैक्स रेट क्या हुई होगी, टैक्स रेट की बात कर रहा हूं। तो आप कहेंगे ये 8/7 हुई होगी और ये 9/8। इतना लिख लेते, इतना हमें पता चल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है रोहित के आयकर की दर बताओ। शुरू में राम के लिए आयकर की दर इतनी थी और अभी आयकर की दर दोनों के लिए समान है, ये भी बोल दिया। यानी इसकी 8 से 7 हुई है, इसकी 9 से 8, और ये कह रहा है समान है। हमारे हिसाब से तो समान नहीं है, 1 की 7 1 की 8 है। तो आपने कहा आप इसको 8 से गुणा करो, 8 8 64, 8 7 56। इसको 7 से गुणा करो, 7 9 63, 7 8 56 गुणा करो। ये पता लग गया कि बराबर करनी है, क्योंकि अभी सेम है। अब खत्म हो गया सवाल। सवाल में ये था कि राम के लिए इस 64 की वैल्यू, राम के लिए इस 64 की वैल्यू 6.4% है और रोहित के लिए वैल्यू पूछ रहे हैं, तो पॉइंट ही तो लगाना है, ये 6.3% हो जाएगी। कुछ करना ही नहीं था। जो हमारा 64 है वो सवाल में 6.4 है, तो जो हमारा 63 है वो पूछा है 6.3, उत्तर हो जाएगा। ऐसा सवाल भी आने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं।
एक संख्या n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दी गई है 50 अंकों तक, यानी ये चीज 5 बार रिपीट की गई है, ये चीज 5 बार रिपीट की गई है, यही है, तभी 50 अंक बनेंगे। n में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि संख्या 11 से पूर्णतः कट जाए, तो मैं कोई एक लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। 1 2 3 4, 11 से कब कटती है कोई संख्या? 4 5 6 7 8 9 0, एक लिख लिया बस मैंने। तो आप कहेंगे 1 में से 2 घटाइए -1, 3 में से 4 -1, 5 में से 6 -1, 7 में से 8 -1, 9 में से 0। अगर मैं इन अंतर का सम लूं, सम, तो आप देख पा रहे हैं 1 में जो सम आ रहा है वो आ रहा है 5 आ रहा है, 9 में से 4 घटेगा तो 5 सम आ रहा है नहीं आ रहा? गलत कह रहा हूं तो बता दो भाई। आप ये उल्टा भी ले सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, 5 या 5 में से उल्टा भी ले सकते थे, -5, ठीक है, क्लियर है, -5 भी ले सकते थे, बड़ी बात नहीं। बोलो भाई, अगर किसी को डाउट है तो बता दो। ऑप्शन ही नहीं दे रखे क्या सवाल में? कोई बात नहीं। तो मैंने कहा कि यही सम जब मैं निकालता जाऊंगा ऐसे उल्टा, यहां से यहां से यहां से, ये 5 आ गया, फिर 5 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 आएगा, 5 बार आ जाएगा, यानी 25 आ जाएगा। 25 कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा दोस्तों। अब आप बताओ कि ये 25 आ रहा है, इस 25 में कितना जुड़ा होता कि ये संख्या 11 से कट जाती? आप बताओ। ये रिमाइंडर निकालने का मेथड नहीं है, मैं बस लास्ट में ही आपसे पूछना चाहता हूं कि 25 में कितना कम होता, बस मुझे इतना बता दीजिए। तो आपने कहा अगर 3 कम होता 25 में तो संख्या कट जाती, यानी कि यहां पे 9 की जगह 6 होता, सिर्फ यहां पे 9 की जगह 6 आ जाता, 6 आने के लिए यहां पे 3 आ जाता, 9 में से 3, तो संख्या कट जाती है नहीं, क्योंकि अगर यहां 6 होता बाकी जगह तो होगा नहीं 6, क्योंकि जोड़ तो यहां रहे, तो यानी बाकी जगह 20 तो क्लियर है, बाकी जगह 20 तो क्लियर है। अगर यहां 2 आ जाए तो बात बन जाए, और यहां 2 कब आएगा? जब यहां 3 आ जाए। तो यानी अगर हम 3 जोड़ेंगे, 3 इस सवाल का आंसर है, अगर हम 3 जोड़ेंगे तो संख्या 11 से कट जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, और लास्ट में हमारी कोशिश भी रहती है कि जल्दी जल्दी बताना। ये एक बड़ा आसान सा सवाल, हम हर टॉपिक से सवाल लेके आते हैं। विभिन्न संगठनों ABCDE में पुरुष और महिलाओं का बार ग्राफ दिया हुआ है। ये पूछ रहा है कितने संगठनों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कम है। देखिए यहां पे ज्यादा है महिलाएं, एक तो यहां पे कम है महिलाएं ये वाली हैं, यहां पे कम है महिलाएं, यहां पे कम है, यहां पे कम है, 4 में कम है महिलाएं, बस खत्म बात। आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे आप क्या चाहते हैं वो भी बताइएगा। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। जितनी सारी चीजें जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया, आप कुछ भी अगर चाहते हैं, अभी देखिए मेरी बड़ी मजबूरी है, मैं भी पढ़ाना चाहता हूं, मैं भी शिक्षक हूं, बट मेरी भी मजबूरी समझिए, मैं कितने काम कर लूं, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है, मेरे पास कोई बहुत लंबी चौड़ी टीम भी नहीं है। आज की डेट में मेरे पास वीडियो एडिटर नहीं है, आज की डेट में मेरे पास कोई ऐसा किसी भी चीज को लिखने के लिए कंटेंट वाला बंदा नहीं है जो मैं आके बोल दूं। आज की डेट में मेरे पास वही गिने चुने 2-4 अपने लोग हैं जो मेरी कम बहुत सुनते हैं, दुख का विषय की बहुत कम सुनते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं दिल से कह रहा हूं, मैं नताशा को बोला कि क्लास तुम करा लेना, तुम यहाँ बैठ जाओ, जो जो चीजें बच्चे पूछते हैं तुम्हें ज्यादा पता है बताना। वो 8:45 में अपने नखड़े पे चली गई, नहीं सुना उसने मेरी बात। रिचा तो लड़का है, वो सबको पता है, ठीक है, रिचा को बुलाना पड़ा। तो मेरे पास भी बहुत लोग नहीं, हर चीज आया हूं वकील से, कंटेंट बना रहा हूं बैठ के। मेरी टीम का साफ है कि आप कह जाओ 25 सवाल बनाने, लेकिन जब आप आओगे तो आपके साथ बैठ के बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाते हम अकेले में सवाल। तो इस वक्त मुझे भी ऐसा लगता है इस वक्त लोगों की जरूरत है, बट क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों के साथ लड़ रहे हैं। धन्यवाद, ख्याल रखना, खुश रहना, आप सबको बहुत बहुत प्यार। और जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। आपके किसी को खराब कहने से, मेरा एक डायलॉग है कि जिसको सुधरना नहीं है वो गाली से नहीं सुधरेगा, और जो गलत नहीं है उसको गाली से फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप भी अपनी जुबान गंदी मत करिए। मैंने इन दिनों बहुत देखा कि बच्चे भी, 1-2 वीडियो भी बच्चों के आए, मुझे नहीं किसी को भी दे रहे हैं, आपस में ही दे रहे हैं, गालियों से बात करते हैं। हमने अपनी जिंदगी में कभी गाली नहीं दी, हमने कुछ अचीव नहीं किया, खूब अचीव किया।
मैं जो बोलता हूं, जो मेरे शब्द हैं, वो गालियों से भी ज्यादा चुभ सकते हैं। जब मैं रोस्टिंग मूड में हूं तो गाली तो कुछ भी नहीं है, जो मैं बोलूंगा आपको चुभ जाएगा। तो गाली की जरूरत नहीं है। आप भी अपने संस्कारों को थोड़ा सा ठीक करिए, आपको भी जरूरत है थोड़ा ठीक करने की। फ्रस्ट्रेशन का मतलब, फ्रस्ट्रेट रहने का मतलब नहीं है कि आपको भी बहुत जरूरत है योगा मेडिटेशन की, आपको जरूरत है मोबाइल का इस्तेमाल कम करने की, आपको जरूरत है सोशल मीडिया से दूरी बनाने की, आपको जरूरत है सही वक्त पे सो के सही वक्त पे जगने की और वॉक करने की। आपके अंदर बहुत सुधारों की कमी है, आपका पेशेंस खत्म हो चुका है। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, बहुत लंबी जिंदगी, अपने अंदर सुधार लेके आइए। और ये एक जिंदगी पर्याप्त नहीं है सभी अनुभवों के लिए, औरों के जीवन से भी सीखना पड़ता है। तो प्लीज सीखिए औरों के जीवन से भी, अपने आप को काम कीजिए। मैं देखता हूं आज खाना लेट नहीं आया, 2 गाली दे दी। गाली अच्छी चीज है, शराब अच्छी चीज है, सिगरेट अच्छी चीज है। आप जिन चीजों का सहारा ले रहे हैं, आप कमजोर हो चुके हैं अंदर से। आपको गालियों का सहारा लेना पड़ रहा है, आप टूट चुके हैं। आपको शराब लेना का सहारा लेना पड़ रहा है, आप अंदर से कमजोर हो चुके हैं, आप खोखले हो चुके हैं। बस आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि आप परेशान नहीं हैं, आप अकेले हैं बहुत अंदर से। इसका मतलब नहीं आपके 10 दोस्त हैं तो आपका अकेलापन खत्म हो गया, नहीं, आप खुद सुकून की तलाश में। आज मैं देखता हूं आप दोस्तों की पार्टियों में जा रहे हैं क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपको कहां जाके सुकून मिलेगा। सुकून आपके अंदर है, आपको निकालना पड़ेगा बाहर। कभी बैठ के इंट्रोस्पेक्शन करिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप सही राह पे हैं या नहीं है। आपको अपनी राह भी निर्धारित करनी है। सोशल मीडिया की दौड़ में, इस गंदगी में आप भूल गए, आप सिर्फ एक जज बन के बैठे हुए हैं, कौन गलत कौन सही का फैसला कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़े गलत आप ही हैं। अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी इसी उत्साह उमंग के साथ। मेरा फर्ज है आपको सही रास्ते पे लाने का। धन्यवाद।